क्या हुआ सौरभ? अच्छा, वाइट शीट। कॉपी नहीं लाए क्या? हैं? ये तो वही बात होगी, लड़ाई करने पहुंच गए, बंदूक नहीं लाए हैं। पढ़ के दूं पेज? ले आए? चलो तब क्या, फिर तो ठीक है। अभी ज्यादातर लोग तो आए नहीं है। हैं ऐसा? बस फिर आज देखो सरप्राइज। 5:30 बजे तक सब कुछ खत्म करके जैसे ही वो लोग आएंगे बोल देंगे चलो ठीक है फिर मिलते हैं कल। ठीक है, सो कैनिंग है ना? कैनिंग्स पोर्टफोलियो सिस्टम। कैनिंग का कोड क्या था? 5672। 5662 है, हाँ ठीक है। और ये सिस्टम कब आया था? हाँ, 17 1859 था यार। हाँ ठीक है। कहाँ कहाँ देख रहे हो सौरभ? क्योंकि देखो इसका टाइम पीरियड भी तो यही है, 56 से 62। यही टाइम ना, तो बीच में ही आएगा, इसके टाइम के अलावा कैसे आएगा, है ना? देखो आप, तो कैनिंग का पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था, क्योंकि पार्लियामेंट इज देयर नाउ, पार्लियामेंट की स्टेब्लिशमेंट हो चुकी है ना? तो अब इसने क्या किया कि पार्लियामेंट बना, तो बहुत सारे अब देखो मतलब रूल्स डिसाइड होना शुरू हो गए कि मान लो जैसे एक यूरोपियन डीसी है, वो कितने काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम वही देखे, जज जज वाला काम भी वही देखे, यही तो बात चल रही है। यूरोपियन डीसी इज लाइक ओवरबर्डेंड। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अब ये एक बंदा है और ये दोनों काम देख रहा है, देखो ये एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहा है और इसके साथ ही साथ ये जुडिशरी को भी देख रहा है, जुडिशियल सिस्टम को भी। तो देर इज टू मच बर्डन ऑन दिस गाय। अभी कितने काम एक साथ करेगा सोचो। तो कैनिंग ने इसका एक बेसिकली क्या कह सकते हो कि रेजोल्यूशन निकाला कि थोड़ा सा इस पे से बर्डन कम हो जाए और चीज़ें थोड़ा इफेक्टिवली होने लग जाए। तो इसने क्या किया, इसने डिपार्टमेंट्स बना दिए। ठीक है, डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स बना दिए अलग अलग। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि एडमिनिस्ट्रेशन में कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, रेवेन्यू सर्विसेज हो सकती है, कुछ पॉलिटिकल अफेयर्स हो सकते हैं, कुछ और रूल्स रेगुलेशन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो मतलब इस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी, जैसे फिनांस वाले के लिए एक फिनांस मिनिस्ट्री बना दी, है ना? या मैं बोलूँ कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज बना दी। ठीक है, कुछ भी बोलूँ मैं, विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। एक तरह से जो आज मिनिस्ट्री है ये शुरुआत लॉर्ड कैनिंग की वजह से हुई। तो अब इससे क्या होगा कि देखो काम बढ़ जाएंगे। ठीक, नाउ देयर आर हेड्स ऑफ दीज मिनिस्ट्रीज, सपोज दिस इज द रेवेन्यू, तो रेवेन्यू का एक हेड बना देंगे। ठीक, तो रेवेन्यू से जुड़े जो मैटर्स होंगे उसमें यूरोपियन डीसी को अब अपना माथा खपाने की जरूरत नहीं है। ये पर्सन होगा, ऑफिशियल होगा, टॉप का ऑफिशियल, ये जो भी डिसीजन लेगा दैट विल बी रिव्यूड बाय यूरोपियन डीसी। अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट मैटर है, ठीक, टैक्स स्लैब बनाना है जिससे प्रॉब्लम हो सकती है, सोच के देखो कि जैसे इफ़ यू गाइज आर किसान्स, अब मुझे आप सबके लिए एक टैक्स स्लैब सेट करना है। एज अ EIC ऑफिशियल, मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होने की वजह से मैंने कुछ भी सर्टेन टैक्स कर दिया। योर वॉइस इज नॉट क्लियर यशिका, इट्स स्टिल नॉट क्लियर। व्हाई आर यू ऑनलाइन बाय द वे? ओ, अरे तो कल है ना, यही तो मजा है, एग्जाम से 1-1.5 घंटे पहले पढ़ो, बहुत अच्छे नंबर आते हैं। गुड इवनिंग, बताओ जरा, अभी आवाज ठीक आ रही नहीं आ रही है? वही तो, अरे यार कॉलेज वाले एग्जाम्स का तो टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। क्या लिख रहा है? ओके ठीक है, नाउ इट्स क्लियर। कॉलेज के एग्जाम्स देख लो, सबको पता होने चाहिए कि 1 दिन पहले या 2 घंटा पहले पढ़ाई शुरू करो। बस 2 घंटे की पढ़ाई बहुत है, इट्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। नंबर उतने ही आएंगे, सही बता रहा हूँ, कॉपी भर के आ जाओ। हाँ, मेरा लॉ ऐसे हो गया सोचो। हाँ, 2-4 चीज़ें आप पढ़ लो, उसके बाद कुछ पूछे वही लिख के आ जाओ, कॉपी खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर कॉपी भर दी फॉर श्योर नंबर उतने ही मिलेंगे।
हो सकता है टॉपर से ज्यादा नंबर तुम्हें मिल जाए। हाँ, इट्स वेरी मच पॉसिबल है। मैथ्स नहीं रट, हाँ रट तो नहीं सकते। मैथ्स तो ठीक है, मैथ्स पढ़ने की जरूरत थोड़ी है यार। कंसेप्ट समझ आ गया हो तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओगे, उसको थोड़ी पढ़ के जाओगे कि रट रहे हो सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई करना है, इसमें डिवाइड करना है। खैर, तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सीन था, इसमें यहाँ पे इसने क्या किया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट मिनिस्ट्रीज बना दी, जिसकी वजह से यूरोपियन डीसी पे थोड़ा सा बर्डन कम हो गया। मतलब देखो, अच्छा, अब इसमें जनरली मैंने क्या बोला, देखो ये सारे जो मेन काम है, मान लो मिलिट्री वाला होगा, रेवेन्यू का होगा, पॉलिटिकल अफेयर्स होगा, जनरली ये मेन चीजें हैं, तो ये इंडियंस को तो देंगे नहीं, एंड देयर आर लिमिटेड ईआईसी ऑफिशियल्स इन इंडिया, ये भी बात है। और जनरली वो वाइसराय के काउंसिल से भी हो सकते हैं, ईआईसी ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, इट्स वेरी मच पॉसिबल, है ना। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ईआईसी ऑफिशियल्स ही होंगे। अब जैसे ईआईसी की काउंसिल के मेंबर्स हैं, इफ दे आर कैपेबल, लगता है मुझे उसमें से कुछ लोग हैं हु इज लाइक, क्या कह सकते हैं कि एक्सपर्ट इन द रेवेन्यू, बिल्कुल, तो उनको रेवेन्यू वाले का हेड बना दिया। तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ द कैनिंग्स पोर्टफोलियो सिस्टम। है, अच्छा, ओके, यूपीएससी वाज अ बिग ब्लो टू ईआईसी, है ना। जैसे सोच के देखो, हाँ, अच्छा, हाँ, बोलो बोलो बोलो, दो जवाब दो। हाँ, 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 बोलो। ठीक है, चलो कोई नहीं, मान लो मोदी गवर्नमेंट इज देयर, ठीक, क्योंकि अभी वही है तो मैं उनका एग्जांपल देता हूं। नाउ इफ दैट गवर्नमेंट इज हैविंग द पावर कि मैं अपने बंदों को ब्यूरोक्रेसी में बिठा सकूं, सोच के देखो, ठीक तनीषा, कि मैं जितने जितने मेरे फेवरेट लोग हैं मैं उनको ब्यूरोक्रेसी में बिठा दूं, तो जो मैं चाहूंगा वैसे ही काम चलता रहेगा। अब मेरी क्या है, एक तरह से मोनोपोली इस पे, कि जिसको मैं चाहूंगा पोस्टिंग दे दूंगा, अपने सगे संबंधी रिलेटिव जितने हैं सबको बैठा दूंगा उठा करके, है ना। कुछ गवर्नमेंट्स में ऐसा हुआ भी है कि कुछ फेवरेट लोगों को बैठाया गया कुछ पोस्ट पे। पुलिस वगैरह में अक्सर होता है कि गवर्नमेंट आई किसी पर्टिकुलर कास्ट वगैरह से, कई बार बायस्ड होते हैं वो। खैर, तो दिस इज द थिंग कि अब मान लो एज अ गवर्नमेंट मैं किसी को भी ब्यूरोक्रेट बना दूं, किसी को आईएएस बना दूं, आईपीएस बना दूं, किसी को सेक्रेटरी बना दूं, किसी को कुछ भी बना दूं, किसी को आईजी डीआईजी कुछ भी कर दूं, ठीक। अब एकाएक से क्या हो, कल को एक मतलब पार्लियामेंट एक रूल पास कर दे कि अब जो पोस्टिंग होगी वो एग्जाम के थ्रू होगी, ठीक। अब क्या मेरा उस पर कंट्रोल होगा कि मैं अपने पर्सन को बोलूं कि ले भाई जा एग्जाम में बैठ और पेपर दे दे और फिर से आ जा। अब तो यहाँ बात इक्वेलिटी की होगी ना, सबको इक्वल चांस मिलेगा, अब किसी को मैं फेवर थोड़ी कर सकता हूँ। तो दिस इज द थिंग, तो गवर्नमेंट को क्या होगा, बड़ा धक्का लगेगा। सेम थिंग विद द ईआईसी, अगर ईआईसी अपने पसंद के बंदों को बैठाएगी तो ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किसका होगा, ईआईसी का होगा। दे विल बी लॉयल टू इट्स ईआईसी। अगर एज अ ईआईसी हम पोस्टिंग समवन तो वो मेरे लिए लॉयल होगा। अब अगर वो एग्जाम के थ्रू आ रहा है, उसका ईआईसी से कोई लेना देना ही नहीं है, ही विल बी लॉयल टू द क्राउन, क्योंकि ही इज वर्किंग फॉर द क्राउन ना, वहां से एग्जाम दे करके आ रहा है। तो आज सिविल सर्विसेज भी समझेंगे कि क्या स्ट्रक्चर था। खैर, ठीक है, चलो अब इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, बहुत टाइम हो गया, शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन से। मानव नहीं दिख रहा आज, सो रहा है क्या। अच्छा, इस टाइम कॉलेज, अरे कह दो पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी करते कॉलेज में, मोबाइल से कह दो ज्वाइन कर ले। हाँ, पढ़ाई वढ़ाई में लगा हुआ है फालतू। यार कॉलेज को इतना सीरियसली लेते हैं सब। कॉलेज वॉलेज को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, ये मजे करने वाली जिंदगी है, कॉलेज इज इक्वल टू मजे। क्लास उस बंक करो, 2-3 बार निकाले जाओ, घर तक बात पहुंचे, तब तो मजा है। ऐसे ही सीधे साधे जिंदगी निकाल दो, अगर ब्यूरोक्रेट बन गए गलती से तो वैसे ही उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, क्या कर पाओगे, मिनिस्टर घुमाएगा। हाँ वही चीज है, जैसे मतलब हम जब पढ़ते थे ना, सही बताऊं, डीयू वगैरह में, अब जैसे अब होता है, जैसे मान लो मैं मुखर्जी नगर में कभी क्लास ले रहा हूँ, कभी करोल बाग में क्लास ले रहा हूँ, तो अक्सर लाइट वाइट चली जाती है, लाइट चली गई तो सब अरे लाइट चली गई ऐसे करते हैं, हम होते हम सीटी बीटी बजाने लग जाते थे, चेयर वेयर पटक देते उतने में तो,
पता लगे टीचर के बगल में आके चेयर में बैठे हैं, टीचर में कंधे पे हाथ रख के भाग गए, खोजो क्या कर लोगे। ये है जिंदगी, इतना। ठीक है, बताओ जरा। कल वाले टॉपिक्स हैं आई थिंक इसमें। पहले एक बार मुझे लगा पीछे के लेकर चलूं, फिर मुझे लगा कि ज्यादा हो जाएगा। बताओ। हम्म। Regulating Act of 1773 was first attempt to British government to centralize the administrative machine. 3-4. Okay, Manvi is saying 3-4. Yashika is saying C. ठीक है, और कोई बताओ रंजना। तुक्का लगाओ, तुक्का ये भी ट्राई करना चाहिए। तुक्का ठीक लग रहा है तो यूपीएससी में लगाना, नहीं तो मत लगाना। ठीक है, जब ना है तो तुक्का लगाओ। अगर ठीक लग रहा है तो लगाना, नहीं तो मत लगाना। क्योंकि वहां जो क्वेश्चन, तुम्हें सही बताऊं, अगर तुक्के की बात करूं, सी, तुक्के की बात करूं, तो मेरा जब मैंने प्री दिया था तो मेरा ज्यादा नंबर आता, तो मैंने कई तुक्के लगाए तो सारे के सारे गलत हुए थे। जो आपको लगे सही है, पक्की बात मानो, को कभी सही नहीं होगा। अगर तुक्का मार लग रहा है कि ये सही है, यूपीएससी का एग्जाम देते टाइम, तो मान लो कि ये सही नहीं है, उसको छोड़ के बाकी लगा दो। और यही मेरी गलती थी। खैर, और कोई थी? माही, ये बोलो बोलो। अरे वन तो है ही नहीं। हाँ तो ऐसे बोलो ना कि ए। वापस जाने का मन था क्या दिव्या? लौट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नायशा, व्हाट इज इट, बताओ। हेमलता इज सेइंग डी। चलो बोली लगाते रहो। दिव्या, जल्दी बताओ। हम्म, कौन सा? 3 और 4? ठीक है, अच्छी बात है। एनी आइडिया? कोई आइडिया नहीं, कोई बात नहीं, तुक्का लगाओ, तुक्का ऐसे ही जय माता दी करके लगा दो। 3 और 4, ठीक है, दो लोग 3 और 4 कह रहे हैं। दिव्या, 1, 2 एंड 3। ओके, तो देखो, अगर मैं सीधा एलिमिनेट करना शुरू करूं, मुझे नहीं पता मान लो कौन सा सही है, तो सबसे पहला मैं किसको एलिमिनेट करूंगा इसमें से जो बिल्कुल ही गलत है? इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। 1813 में कहाँ खत्म हो रहा है ईआईसी का रूल? हमने लगातार बात की है, जब तक रिवोल्ट नहीं होगा ईआईसी विल बी स्टिल देयर। ये ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूं तो कितने ऑप्शंस देखो, एक तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एक ये ऑप्शन, दो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गए। अब या तो ये ए है या तो ये सी है। सी में देर इज एडिशनल 1 एंड 2 को सी भी कवर कर रहा है। अब मैं फोर्थ को अगर पकड़ लूं, अगर फोर्थ सही है तो फिर ये सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना? तो द क्वेश्चन इज सेइंग कि विद द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर टेकन अवे। बात ठीक है? सारी पावर्स किसको मिल गई थी? जीजीबी को। इट्स ऑब्वियस। तो अगर ये ऑप्शन सही हो जाता है तो मुझे पता है कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट्स, चार्टर एक्ट 1833, ओके। अंडर द 1333 लिस्ट मोनोपोली व ट्रेड। ये तो हमने डिस्कस किया था आते ही, सबसे दो आई थिंक स्टार्टिंग के पॉइंट्स में ही ये लिखवाया था मैंने, है ना? बताओ फिर। डी, नीदर 1 और 2। बहुत अच्छा।
2D। बहुत बढ़िया यशिका, वेरी नाइस। और बताओ, सब बढ़िया? ठीक है, आप क्वेश्चन बताओ। 2 ओनली। 1813 नहीं पता? अच्छा, नहीं आई थी, नहीं आई थी, कोई बात नहीं। जब मैं शायद ये पॉइंट लिखवा रहा था तो मैंने बात की थी। आई टॉक्ड अबाउट द टी ट्रेड एंड द ट्रेड विथ चाइना। सेकंड ठीक है, तो गो विथ सेकंड देन। एक ठीक लग रहा है ना, बी के साथ जाओ, फिर क्या दिक्कत है। डी। डी। बहुत लोग बोली लगा रहे हैं इस पे। डी बोला ना सौरभ, नायशा? सोच के देखो, क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या बात बोल रहे हैं। दोनों ऐसा देखो, दोनों का तो ऑप्शन है नहीं मानवी। अच्छा, बोथ करेक्ट का ऑप्शन है, ओके। मुझे लगा नहीं है, हाँ। बोथ करेक्ट कर दूं? तो फिर एक चूज करो, कोई भी तुक्का लगाओ, तुक्का। तुम्हारा तुक्का तो ठीक होता है, लगाओ फिर। ओके, निधि सिंह डी। बताओ भाई, बताओ बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। डी पे ज्यादा लोग जा रहे हैं, तुम भी डी लगा दो मानवी, मैं तो कह रहा हूँ। है? डी नहीं है ना? बोथ करेक्ट। चलो, अच्छा है। ठीक है। लाइफ लाइन दो क्या, फोन ऑफ फ्रेंड? ये ऑप्शन ठीक है। देखो, मैंने क्या बोला था इसमें, यहां पे EIC लॉस्ट इट्स मोनोपोली ओवर ट्रेड, लेकिन दो चीजें बच गई थी यहां पे। क्या क्या था? एक टी ट्रेड विद द टी ट्रेड एंड देन ट्रेड विद चाइना। बस दो चीजें यहां बची थी, यही तो बात थी। क्योंकि सोचो, अगर इस तरह से देखो, इसको मैं कैसे याद रखूंगा, मैं ये याद रखूंगा, यहां मिशनरीज इंडिया में आ रहे हैं, मतलब बाहर से सेटलर्स इंडिया में आ रहे हैं। यही तो बात की थी मैंने, बोला था या नहीं लास्ट क्लास में, कि सेटलर्स आर कमिंग इन इंडिया, सो मेनी सेटलर्स, बाहर के बहुत सारे लोग भर रहे हैं। और यहाँ पे कौन सी वो आइडियोलॉजी वाले होंगे? इवेंजिकल जो भी था, ठीक है। तो उस मानसिकता वाले की मतलब क्या, दे विल ट्राई टू मेक इंडियंस इनटू क्रिश्चियंस। यू आर सफरिंग बिकॉज यू आर हिंदूज और मुस्लिम्स, बिकम अ क्रिश्चियन। तो यहाँ पे मिशनरीज आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ही जो मोनोपोली थी वो खत्म कर दी गई थी ट्रेड की। फ्री सेटलर्स आर कमिंग टूवर्ड्स इंडिया, और यहाँ पे वो खत्म कर दिया गया, द ट्रेड विद चाइना एंड टी ट्रेड, करेक्ट। ठीक है, जिन्होंने दो लगाया अच्छी बात है, जिन्होंने डी लगाया है बहुत खराब बात है। यूपीएससी वाले क्वेश्चंस में आई थिंक, अगर आप देखोगे उठा करके, बहुत लंबा इतिहास देखोगे, नीदर वाले क्वेश्चन बहुत रेयरली ठीक होंगे उसमें। पक्की बात है कि कोई एक ऑप्शन ठीक मिलेगा ही मिलेगा। नीदर वाले बहुत रेयर होंगे, उठा करके प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखना, बहुत सारे। तो कोशिश करना नीदर एकदम लास्ट ऑप्शन हो, जब इफ यू आर डैम श्योर कि भाई ये दोनों ही गलत है, तभी नीदर पे जाना, अदरवाइज छोड़ देना उस क्वेश्चन को, ठीक है। नीदर मत पिक करना जल्दी, क्योंकि जनरली आपको सही मिलेगा उसमें से, एक आध स्टेटमेंट पक्की बात है ठीक मिलेगी। थर्ड। सी। चलो, सारे लोग सी बोल रहे हैं, कोई बी बोलो, ए बोलो। आकाश, ए लगाओ। अरे ए लगा दो। नहीं? कौन सा फिर? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल विथ 4 मेंबर्स। जिसको ये याद होगा तो लग जाएगा कि ठीक है। किसी और को कोई और लग रहा है तो जल्दी बोलो। पीसी। देखो क्या बोल रहा है इसमें, इसमें इसका मतलब ये है कि जीजीबी इज
सुप्रीम। सही बात है कि नहीं? ज़्यादा पावर जीजीबी के पास होंगी अगर, तो ये सही है, गलत लग रहा है तो फिर ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये तो इजी था। Consider the statement specific the Charter Act of 1793. Commanders in Chief was included in the Executive Council of the Governor General. Okay, हाँ ठीक है, बात ठीक है। इसका ऑप्शन नीचे है। ऑल ऑफ थ्री। Overriding powers on his council. एक पॉइंट अगर याद होगा तो कुछ मैंने हैं? बी। बी ठीक है, बी। बी एक कंडीशन अगर सौरभ याद होगी तो सही आंसर कर ले जाओगे। 4 का बी। ओके, देखो इस लाइन को लेकर अगर कोई कंफ्यूज है तो फिर हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इसका द एक्ट empowered द गवर्नर जनरल मूव इनटू द पर्सन टू अदर प्रेसिडेंसीज। सिंपल सी बात यह है कि पहले गवर्नर जनरल की खुद की प्रेसिडेंसी में ज्यादा पावर थी, नाउ ही हैज लाइक इक्वल पावर्स इन द अदर प्रेसिडेंसीज। बॉम्बे में भी, मद्रास में भी, ही इज लाइक ऑल पावरफुल। बी। रंजना बी। नहीं, नो आइडिया। तुक्का लगाओ, तुक्का। आकाश क्या बोला? बी बोला है। दिव्या कोई आइडिया नहीं, तुक्का लगाओ, तुक्का। जय माता दी करो। कोई चेंज वेंज करना चाहेगा? है? सब फेल हो, सिर्फ मानवी पास है। ठीक है, एक चीज बताओ, एक तो ये तो क्लियर है, पहला तो ठीक है। कैसे ठीक है कि नहीं? पहला नहीं ठीक है तो पहला हम मतलब देखो, पहला तो ठीक है ना भाई, यही तो बात हुई थी इसमें कि उसको ये वाली पावर्स भी मिल गई, यही तो बात थी। अब देखो सेकंड वाले में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं था कि ये ठीक है, तो बात ये थी कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस होगी तो ही कैन डू वीटो। क्लियर बात थी, बोला पावर्स मिल गई थी ना उसको, वीटो की पावर्स मिल गई। दो ऑप्शंस ठीक हो गए, जहां दो ऑप्शन ठीक हो गए तो मैं ओनली टू क्यों लगा रहा हूं? ठीक है, और यहाँ पे ये देखो ऑब्वियस सी बात है भाई कि ही इज लाइक सुपीरियर देन द अदर प्रेसिडेंसीज। अब बाकी प्रेसिडेंसीज में भी उसके पास पावर्स हैं। ऑल थ्री इज करेक्ट। दोनों ठीक है। सी। hallmark beginning of the westernization of India, again missionaries are coming। ठीक है, सी missionaries are coming। EIC retained monopoly over free trade and the trade with China। जस्ट अभी एक क्वेश्चन पहले अगर किसी को याद हो तो इसमें दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, है ना? ये वाले क्वेश्चंस मुझे बड़ा दुख देते हैं। हैं? नॉट करेक्टली, ये समझ आ रहा है ना? इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं टू बी ऑनेस्ट। दोनों ही ठीक नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे स्विच कर दूं तो ठीक हो जाएंगे। सेंट्रलाइजेशन वाला ठीक नहीं होगा। ठीक है, सी इज करेक्ट। अगर अमेंडिंग एक्ट याद होगा, अभी खैर बात भी की थी हमने आई थिंक, है? अमेंडिंग एक्ट किया है ना? कौन सा सही है? सी।
और कोई? ओनली टू? दिव्या? बोथ? डी? डी? अब मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए भी टॉनिक वॉनिक आता है? अभी 2 मिनट पहले मैंने बात की, क्या बोला मैंने? अभी अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला। चलो तो है, देखो बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। अभी मैंने बताया कि देखो पहले उसके पास वीटे पावर नहीं थी, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी 1773 के एक्ट की। देन 1784 में दिस प्रॉब्लम कंटिन्यूड। 1786 में एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस, यही लाइन लिखी ना, इन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस ही कैन यूज वीटो। अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन मैंने जैसा बोला कि डिफाइंड नहीं था, अब उसको जो भी लगेगा कि दिस इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, मैं उस टाइम पे वीटो कर दूंगा। इट कुड बी एनीथिंग व्हेन इट्स नॉट क्लैरिफाइड। यही तो भाई, दैट्स हाउ ही वाज प्लेइंग हिज टू मास्टर्स। दिस इज द थिंग। 86 जो अमेंडिंग एक्ट लिखा उसमें 4-5 पॉइंट्स लिखे, उसमें पहला पॉइंट ही यही आई थिंक, या दूसरा? हाँ, अच्छा ये अभी नहीं कराया है? अच्छा लिखा है ना, अब ठीक है बताओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, AKA एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डी? और किसी को कुछ लगता हो? 8 का डी, यशकाई सिंह 8 का डी। बाकी लोग मेला देखने आए हो ऑनलाइन? जवाब दे दो कुछ तो। ठीक है। ये तो पहली लाइन हमारी यही है, एक्ट का नाम ही यही है, ये तो ठीक बात है। डुअल कंट्रोल सिंस 1784 एंडेड, ओनली वन मास्टर विच इज वाइस रॉय। ठीक, ये भी ठीक। देन वेस्टेड इनटू द, ये भी लाइन एग्जैक्ट लाइन लिखी है हमने आई थिंक, करेक्ट? ठीक है, तो तीनों ठीक है ना? और कुछ है क्या? बस ठीक, चलो दैट्स इट। एक ये चीज़ है, अभी देखेंगे जरा, ये यूपीएससी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, ये दिखाता हूँ आपको। जब सिविल सर्विसेज करेंगे देन। लास्ट क्या किया था हमने? चेंजेस ऑफ 1773 है ना? बिल्कुल भाई, एक चीज बताओ, जैसे मैं कहूँ कि आज से 4 साल पहले तुम 15 साल की हो गई, अब तुम आज 20 साल की हो, लेकिन 15 साल कंप्लीट कर चुके हो ना, तो 15 साल इज ऑलरेडी इन योर एज। नहीं नहीं, मेन डिफरेंस देखो, वीटो का तो कोई डिफरेंस ही नहीं था 1793 में, उसको कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे दी गई। दिस इज द थिंग, वीटो पावर स्टिल कंटिन्यूड। ऐसा नहीं था कि वीटो पावर को एंड कर दिया, उन पावर्स को और इनहेंस करते गए। मे बी वीटो इज डिफाइंड देयर कि भाई चलो इस कंडीशन में वीटो करना, इस कंडीशन में मत करना, बट स्टिल देयर वाज नो सच प्रोविजन कि भाई उन्होंने वीटो को कुछ डिफाइन किया। ठीक है, चलो कुछ पॉइंट्स लिख लो आप इसके, थोड़े थोड़े 2-3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट लिखो आप, चेंजेस ऑफ 1773। हेडिंग इज चेंजेस ऑफ 1773। चेंजेस ऑफ 1773 हेडिंग। द फर्स्ट पॉइंट, सेपरेशन ऑफ पावर, separation of power, separation of power at level of European DC, at level of European DC, European DC slash CCS लिख लेना, European DC slash CCS, which is, what was the full form? Saurabh? CCS, Covenanted Civil Services, which is आपका यूपीएससी। ठीक है, इट वाज नोन एज कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज एट दैट टाइम, बाद में इसको यूपीएससी नाम दे दिया जाएगा। ठीक है ना, कोवेनेंटेड, हाँ, कोवेनेंटेड
सिविल सर्विसेज। कोवेनेंटेड का मतलब होता है काइंड ऑफ सुपीरियर, हाई बॉर्न। तो इट्स दिस वर्ड इज काइंड ऑफ रेशियल, समझ रहे हो, इट्स रेशियल, इसीलिए इस वर्ड को बाद में हटा दिया जाएगा, है ना, बाद में इसको आईसीएस कर दिया जाएगा। आज हम सिविल सर्विसेज पढ़ेंगे तो इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से बदला जाएगा, फिर बाद में ये चेंज हो करके यूपीएससी बन जाएगा, ठीक है। तो कोवेनेंटेड ये वर्ड जो है ना, ये बेसिकली इट्स रेशियल, तो ये बताता है कि नाउ यू आर हाई बॉन्ड, कोई तुमसे नीचा है। तो दिस वर्ड वाज बेसिकली रेशियल, दैट्स व्हाई इसको बाद में हटा दिया जाएगा। अनकोवेनेंटेड का मतलब होगा एसएससी वाली पोस्ट, ठीक है। Separation of power at level of European DC / CCS officers implemented that dash लगा के लिखना, implemented that dash European DC EUDC लिखो, सिर्फ आप बार बार पूरा मत लिखो, European DC not to be a judge in दीवानी एंड निजामत अदालत, not to be a judge in दीवानी एंड निजामत अदालत, to prevent not to be judge in दीवानी एंड निजामत अदालत, दीवानी is for civil matters, निजामत is for फौजदारी means criminal cases, ठीक है। दीवानी निजामत अदालत, to prevent conflict of interest, therefore an EIC official who is judge cannot be DC as well। तो जज और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अब सेम पर्सन नहीं हो सकता। व्हाट इज द रीजन? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, मुझे ये बताओ आप। जैसे सपोज दिस इज द पर्सन, इफ ही इज नाउ यूरोपियन डीसी सर, है ना, ही इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो ही कैनॉट बी अ जज, दिस गाय कैनॉट बी द जज, ठीक है। वाई कांट ही बी द जज? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये पोस्ट हटाई क्यों गई? वाई वॉरेन हेस्टिंग्स इज डूइंग दैट? तो बढ़िया है, जज बना के रखो, अच्छी बात है ना। ये तो ईआईसी को क्या चाहिए ऐसा? तो मतलब अच्छा एक बात बताओ, कल को एक और गोरा बन जाएगा जज, सेम पर्सन से ही क्यों प्रॉब्लम है? ठीक, मैं वही तो कह रहा हूँ। चलो मैं कह रहा हूँ कि देयर आर टू पर्सन, ठीक, दोनों ब्रिटिशर्स, ठीक, जो इसको असिस्ट करेंगे वो भी शास्त्र देख के करेंगे, स्टिल ही विल फेवर ईआईसी। व्हाट इज द प्रॉब्लम? भाई मैं एक ही पर्सन को दोनों बना दूं, लाइक रेजा खान, स्टिल ही विल फेवर ईआईसी। भाई अगर मैं ही अपॉइंट कर रहा हूं उसको, तो ही विल फेवर मी, इट्स ऑब्वियस, प्रीटी मच ऑब्वियस। व्हाई ही इज लाइक, देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और जज की पोस्ट क्यों नहीं दी गई, सोच के देखो। एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मान लो कोई किसान है, उसकी जमीन जो है, क्या हुआ, इसने जबरदस्ती जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है तो लैंड ऑक्शन होने वाली, इसको पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा? सोच के देखो, ही इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो ही नोस कि इसने टैक्स नहीं दिया, इसका लैंड ऑक्शन होना है, जबरदस्ती इस किसान का लैंड इसने ऑक्शन करा के अपने किसी जानकार को खरीदवा दिया, खुद खरीद लिया है। अब ये बेचारा परेशान, अब ये रोता हुआ कहाँ जाएगा? ये रोता हुआ कोर्ट जाएगा। कोर्ट में कौन बैठा है? यही जज बैठा है। आओ, अच्छा इतनी हिम्मत तुम्हारी, तो क्या करेगा? यहीं से जेल भेज देगा उसको, झपक। देख रहे हो ये प्रॉब्लम है कि नहीं? इफ सेम पर्सन इज देयर, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर इसने यहां से इसकी कोई प्रॉब्लम है तो ये कोर्ट, भाई यहां से अगर ये परेशान है तो कोर्ट जाएगा, कोर्ट में भी सेम पर्सन आपको मिल जाए, सोचो है। हाँ, फेयर डिसीजन क्या, सीधा बात यहां देखो, सीधा है कि भगा देगा, कोर्ट में हो सकता है घुसने ही ना दे। सोचो ना कि तुम कुत्ते से बच के भाग रहे थे, तुम शेर के पास पहुंच जाओ, ये उस तरह की बात है, ठीक है। दैट्स द प्रॉब्लम। इसीलिए अब ये दोनों पर्सन अगर अलग अलग होंगे तो कम से कम ये पर्सन फेवर नहीं करेगा, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है। अब अलग बात है कि दोनों रिश्तेदार हुए तो फिर बात वही होगी, बट हाँ कोशिश की उन्होंने, दैट्स द डिफरेंट थिंग। इसलिए बहुत सारी पोस्ट देखो कि मतलब अब आप डुअल पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते अभी इस टाइम पे, यू कांट होल्ड डुअल पोस्ट, क्योंकि देयर इज अ, हो जाएगा ना प्रॉब्लमेटिक। ओके, कांट बी डीसी एज वेल, ये क्लियर है ना? 1793 में दिस चेंज, 1773 में दिस चेंज इज हैपनिंग कि बोथ पोस्ट कैन नॉट बी होल्डेड बाय वन पर्सन। इससे पहले दोनों पोस्ट पे कौन बैठा हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज देयर,
उसने खुद की फेलियर को एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। एंड देन मोहम्मद रेजा खान इज देयर, बट रेजा खान इज ओनली द जज, नथिंग टू डू विद द डीसी। रेजा खान इज द जज एंड डीसी इज यूरोपियन पर्सन, जो भी होगा, है ना। इससे पहले तक वॉरेन हेस्टिंग्स वाज देयर। उसने खुद को रह के देखा, शायद उसको लगा होगा कि इट्स प्रॉब्लमेटिक, इसीलिए शायद उसने हटा दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टू ब्रिंग जस्टिस फिजिकली क्लोजर टू पीपल, टू ब्रिंग जस्टिस फिजिकली क्लोजर टू पीपल, physically closer to people, to bring justice physically closer to people, दीवानी अदालत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, दीवानी अदालत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंडेड, दीवानी अदालत का कंसेप्ट यहां से खत्म होता है, एंड 18 मफूसिल कोर्ट्स, मफूसिल कोर्ट्स, 18 मफूसिल कोर्ट्स, इसके आगे ब्रैकेट में लिखना, मफूसिल कोर्ट का मतलब कुछ नहीं होता है, रूरल कोर्ट सर दे यार, गांव में कोर्ट बनाया, क्योंकि सोच के देखो, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कोर्ट हो, जैसे पूरे फरीदाबाद में एक कोर्ट हो, विच इज इन फरीदाबाद, ठीक। अब आसपास के जो एरियाज हैं, मान लो कि फरीदाबाद में बहुत सारे एरियाज होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा यहाँ तक आना, कुछ गरीब लोग होंगे जो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी। तो इसने क्या किया कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हटा करके 18 मुफसिल कोर्ट बना दिए, कि मान लो 10-15 घर के बीच में एक कोर्ट, जैसे स्कूल से इस टाइम पे किए गवर्नमेंट स्कूल, कि पर्टिकुलर एरिया पे एक स्कूल होना ही चाहिए, है ना। सो दिस इज द थिंग। तो 18 मफसिल कोर्ट्स सेटेड अप, 18 मफसिल कोर्ट्स सेटेड अप which was headed by CCS officer। नहीं, पहले था, उसके बाद देखो दीवानी या निजामत में था, निजामत एंड दीवानी नथिंग टू डू विद द जजमेंट, जज वाला कोई काम नहीं था, पहले डुअल पोस्ट था। बंगाल फेमीन 1772 तक क्या हुआ, रेवेन्यू डाउन हो गया, हु इज दीवानी, हु इज द हेड ऑफ दीवानी, मोहम्मद रेजा खान। तो इसने बोला कि भाई तुम अच्छे से रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अब क्योंकि आपने टैक्सेस बढ़ा रखे हैं, तो जो सिविलियंस हैं वो भी भड़क रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हो, तो वहाँ पे भी यू आर फेलिंग, और विदाउट ट्रायल ही वाज सेंट टू जेल। फिर ये जिम्मेदारी किसने ले ली, उसके बाद देन केम द वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने ये सिस्टम बनाया, कौन सा, ये बेसिकली द सिविल कोर्ट एंड द क्रिमिनल कोर्ट। इसने बोला कि दोनों में मैं हेड बैठूंगा। 1-2 साल तक उसने भी कोशिश की, 1774 में वो भी फेल हो गया। 1775 में फिर से रजा खान को वापस लाता है, और सिर्फ किस में, निजामत वाली अदालत में, हु विल बी द हेड जज, मोहम्मद रेजा खान, है ना। तो दिस इज द थिंग, 18 मफसिल कोर्ट सेटेड अप हेडेड बाय CCS ऑफिसर, ठीक है ना। कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज से एक ऑफिसर चूज करके आएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, DM, IAS ऑफिसर, नॉट IPS ऑफिसर, देयर इज अ डिफरेंस। क्यों बोल रहा हूँ, अभी तक जितनी भी हम बात करेंगे CCS की, इट्स एन IAS ऑफिसर नॉट IPS ऑफिसर, ये क्लियर रखना आप, क्योंकि IPS ऑफिसर का आगे चल के जब पुलिस सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे IPS ऑफिसर इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मतलब नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो ये सारे एक्ट्स आते रहेंगे बार बार, जो भी चीज इनसे रिलेट होती रहेगी वो बार बार आते रहेंगे। सो गए थे क्या, कोई नहीं, ठीक है। 1781, it brought clarity in jurisdiction of Supreme Court, it brought clarity, it brought clarity in jurisdiction of Supreme Court at Calcutta, it brought clarity in jurisdiction of Supreme Court at Calcutta। उसके बाद ऐसे डैश लगा के लिखना आप, टेरिटरी ऑफ कैलकाटा प्लस, ओके देखो, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, इट ब्रॉट क्लैरिटी इन ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, ठीक है। उसके बाद डैश लगाओ आप, टेरिटरी इन कैलकाटा प्लस, देखो इसका एरिया लिख लो आप, टेरिटरी इन कैलकाटा प्लस ब्रिटिश बॉर्न सब्जेक्ट, ब्रिटिश बॉर्न सब्जेक्ट गोरा, ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, ब्रिटिश बॉर्न सब्जेक्ट, और मतलब उसी ब्रैकेट में आगे लिख लो कि एंड इट्स सर्वेंट्स, कि अगर उस गोरे का कोई सर्वेंट है तो भी वो मैटर्स यहाँ पे जाएंगे, ठीक। प्लस प्रॉपर्टी ऑफ EIC, प्रॉपर्टी ऑफ EIC लाइक प्लस प्रॉपर्टी ऑफ EIC, उसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना कि किस एग्जैक्ट प्रॉपर्टी की ये बात कर रहे हैं,
फैक्ट्रीज ऑफ फोर्ट विलियम, ठीक है ना, जो इनकी फैक्ट्रीज वगैरह सेटेड अप है वहाँ पे पूरे बंगाल में, सिर्फ कलकत्ता में नहीं। इफ ईआईसी की प्रॉपर्टी पे कोई प्रॉब्लम है देन द मैटर विल बी इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम काउंसिल में नहीं जाएगा ये मैटर। क्या क्या बोला, टेरिटरी ऑफ कैलकाटा प्लस ब्रिटिश बॉर्न सब्जेक्ट एंड इट्स सर्वेंट प्लस प्रॉपर्टी ऑफ ईआईसी, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ ईआईसी मतलब फैक्ट्रीज ऑफ फोर्ट विलियम। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इन 1781 in 1781 a code of 1781 was made. In 1781 a code of 1781 was made. A code of 1781 was made. Written orders compulsory was काट देना, made written orders compulsory. 1781 made written orders compulsory and rules for courts functioning framed. Rules for courts functioning framed. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी को अगर ये ना समझ आया हो लाइन, कोड ऑफ 1781 ने दो काम किए। एक काम क्या हो गया, रिटन ऑर्डर्स आर कंपलसरी, अगर जज कोई जजमेंट दे रहा है तो द ऑर्डर शुड बी रिटन, पहली बात, ठीक है ना। तो पहली बात इसमें आई कि रिटन ऑर्डर्स, आप क्या ऑर्डर देते हो उसका रिटन आप दो विद द रीजंस, एंड देन व्हाट एल्स, फंक्शनिंग के लिए जो रूल्स वगैरह थे कोर्ट के लिए कि भाई किस तरह से कोर्ट फंक्शन करेगी, वो रूल्स फ्रेम कर दिए गए। पहले ये फ्रेम नहीं होता था, जो भी यूरोपियन डीसी या जो भी जज होगा उसको जैसा खुद समझ आता था वो उस तरह से करता था। नाउ रूल्स आर फ्रेम्ड कि जज इस तरह से आएगा, ऑर्डर करेगा, जो भी करेगा, बट हाँ द रूल्स आर फ्रेम्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखो इसका आप, इन 1775 in 1775 committee of 11 pandits, in 1775 committee of 11 pandits and in 1778, अच्छा जहाँ कमिटी ऑफ 11 पंडित्स लिखा ना उसको ऐसे अंडरलाइन करके लिख लेना कि इट इज फॉर हिंदूज, ठीक है ना, भाई पंडित्स हैं तो फॉर हिंदूज। एंड देन इन 1778 कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लॉज, ठीक है, एंड इन 1778 कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लॉज। तो 1775 में 11 हिंदूज की एक कमेटी बनाई और हिंदू लॉ का कोडिफिकेशन कर दिया, 1778 में मुस्लिम्स की एक कमेटी बनाई और मुस्लिम लॉ का कोडिफिकेशन कर दिया, ठीक है। अच्छा, जहां पे आपने लिखा कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लॉज, ऐसे मतलब एक अंडरलाइन करना, नीचे लिख लेना बाई काजीज एंड मुफ्तीज, ठीक है, सॉरी मौलवीज एंड मुफ्तीज लिखो, काजीज नहीं, काजीज तो सिर्फ ऑर्डर देते हैं, बाई मौलवीज एंड मुफ्तीज। तो मौलवीज और मुफ्तीज की कमेटी बनाई जिससे मुस्लिम लॉज को भाई बुलाया सारे मौलवी मुफ्ती को कि भाई बताओ इस सजा के लिए क्या है, जिसपे एक मत हो गए, बोला कि ठीक है अब इट्स रिटन, अब बाद में मत बताना कि भाई इसके लिए अलग सजा है ना। इट वाज प्रॉब्लमेटिक, ऐसे 11 पंडित को बुलाया, अलग अलग हो सकता है रीजन से बुलाया कि भाई बताओ इस चीज़ के लिए क्या सजा होनी चाहिए शास्त्रों में, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, जिसपे मेजोरिटी हुई उस सजा को लिख दिया रिटर्न फॉर्म में कि भाई हाँ अब से कोई ये क्राइम करेगा तो दिस पर्टिकुलर सजा विल बी गिवन, ठीक। चलो अब देखते हैं जरा कॉर्नवालिस कोड। अब कॉर्नवालिस आया, व्हाट इज हिज नेचर, किस आइडियोलॉजी का है सौरभ, हाँ, अथॉरिटेरियन, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहला काम करेगा ये अथॉरिटी देने की कोशिश करेगा, जमींदार के हित में काम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड पढ़ेंगे। अच्छा ये कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड है, द कोड वाज गिवन इन 1793, ठीक है, कॉर्नवालिस कोड। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। दिस गाय इज अथॉरिटेरियन, मैन ऑफ इंटीग्रिटी, मैंने बोला था कि डोंट लाइक करप्शन, इसको करप्शन बिल्कुल पसंद नहीं है, ही डू नॉट लाइक करप्शन, कि भाई एकदम जो भी करप्ट लोग हैं उनको पहले बाहर फेंक दो, रूल ऑफ लॉ में विश्वास करने वाला पर्सन, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले इसने सिविल अदालत में क्या किया, ही स्टार्टेड सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। ये देख रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर करो, ठीक है। तो
ठीक है। तो इन 1787 ऐसे लिख लो कि यूरोपियन डीसी वाज अगेन गिवन द पावर ऑफ टू बी अ जज। ठीक है, 1787 में ये फिर से हो गया था कि जुडिशियल पावर्स मिल गई थी यूरोपियन डीसी को। यूरोपियन डीसी गॉट जुडिशियल पावर्स। वहां पे हटा दिया गया था कि इफ यू आर अ डीसी यू कैन नॉट बी अ जज, यही बात थी। 1787 में इसको फिर से वो चीज़ मिल गई। अभी आया इसने फिर से वही किया कि सेपरेट करेगा ये चीज़ों को। ठीक है, ओके। और बेसिकली मेन काम क्या है इसका? इसका मेन काम है टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ किसके? हाँ, जमींदार। ठीक है, मतलब अरे परमानेंट सेटलमेंट, रियोत सोच का कोई लेना देना नहीं इसको। प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ, अरे क्या हो रहा है, जमींदार। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट याद है 1793। जो जमींदार थे, जो जब तक रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, अब जो भी जिससे रेवेन्यू कलेक्ट करता था दैट लैंड इज जमींदार्स लैंड। ठीक है ना। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसने भी एक स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो 3 टियर स्ट्रक्चर है। ओके, सो इट्स अ 3 टियर स्ट्रक्चर, 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियल सिस्टम। अब वो 3 टियर्स क्या क्या है? सबसे ऊपर होगा सदर दीवानी अदालत। ऑन द टॉप देर इज सदर दीवानी अदालत। ठीक है, मैं टॉप से बॉटम तक जाऊंगा। दिस इज द टॉप, आज के सुप्रीम कोर्ट जैसा कि इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे ऊपर सदर दीवानी अदालत इज देयर। अब क्योंकि ये टॉप का है तो इसको हेड कौन करेगा? देखो सब कुछ वही रहेगा। कौन हेड करेगा? जीजीबी प्लस काउंसिल मेंबर्स, है ना। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर मत लिख लेना, इट इज फॉर काउंसिल मेंबर्स। ठीक, क्लियर है। इससे नीचे क्या होंगे? 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स होंगे। 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स। और ये बंगाल की बात हो रही है, मतलब बंगाल को 4 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया। तो मैं यहां लिखूंगा कि बंगाल डिवाइडेड इन 4 डिविजन्स। ठीक है, बंगाल को 4 डिविजन्स में बांटा। 4 डिविजन्स में कौन कौन से होंगे? देखो एक तो होगा मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, देन कम्स डक्का। ओके, मुर्शिदाबाद, डक्का, एंड देन वी हैव पटना, पटना, एंड देन वी हैव कैलकाटा। इन 4 डिविजन्स में बांट दिया और हर डिवीजन के लिए एक प्रोविंशियल कोर्ट। ठीक है ना। तो सबसे ऊपर सदर दीवानी, मतलब अगर यहां से संतुष्ट नहीं हो तो कहां जाओगे? सदर दीवानी पे। ठीक है। अच्छा, ये बनाए क्यों जा रहे हैं? इसका रीजन अगर आप लिखना चाहो, टू प्रिवेंट ओवरलोड ऑन सदर दीवानी अदालत। भाई अगर ये बीच में नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लोग सीधा सोच के देखो कि जैसे अगर बीच में हाई कोर्ट नहीं होता, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, सब सुप्रीम कोर्ट ही पहुंचे पड़े हैं, तो देयर विल बी ओवरलोड ना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में ये तो आपको पता होगा ना कि आप जा नहीं सकते नॉर्मल मैटर्स में अनलेस योर, है ना। ठीक है, खैर, टू अवॉइड ओवरलोड ऑन एसडीए, है ना, सदर दीवानी अदालत। तो इसीलिए बीच में ये एक टियर बना दिया गया कि अगर इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, एंड देन सबसे नीचे क्या होगा? देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसके नीचे 2 तरह के कोर्ट, एक होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर इज दीवानी अदालत। तो ये एक तरह से ये क्या है? ये सबसे लोअर कोर्ट है, दीवानी अदालत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है। हाँ, हाँ, काइंड हाई कोर्ट, एंड दे आर द लोअर कोर्ट। ठीक है। तो एक तो डिस्ट्रिक्ट के लिए देखो, डिस्ट्रिक्ट के बेसिस में देखो ये रूरल एरियाज को भी कवर करेगा, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। स्पेशली इफ देयर आर शहर, कहीं पे शहर है तो उनके लिए सिटी कोर्ट्स बना दिए गए। ठीक है, शहरों के लिए सिटी कोर्ट्स। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर है 3 टियर, सदर दीवानी, 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स, एंड देन देयर इज फॉर डिस्ट्रिक्ट देयर इज दीवानी, एंड देन देयर इज सिटी कोर्ट्स। ठीक है, इसमें यूरोपियन डीसी विल बी देयर। ठीक है। तो
यहाँ पे मतलब देखो ऐसे होगा, यूरोपियन डीसी मत लिखो, ऐसे लिख दो कि ऑल ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट्स विल बी हेडेड बाई यूरोपियन जजेस। ठीक है, किसी में भी इंडियन जजेस आर नॉट अलाउड, चारों के चारों यूरोपियन होंगे। ठीक है, अब क्योंकि देखो थोड़ा सा इंडियंस को भी कुछ देना पड़ेगा, तो अब यहां पे मैं बोलूं कि चलो इंडियन कमिश्नर्स भी होंगे, यहां पे कुछ इंडियन कमिश्नर्स होंगे जो कौन से केसेस देखेंगे, इंडियन कमिश्नर कौन से केसेस देखेंगे, केसेस बिलो, क्या बताया था मैंने, 50 रुपए से कम का केस है, कहेंगे इंडियंस को देखने दो। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है तो किसी दो लोगों ने लड़ाई कर ली, सर्वर फूट गया 50 रुपए के लिए, कहेंगे इंडियंस को मैटर देखने दो, ये बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, तो केसेस बिलो 50 रुपीज इंडियंस को दे देंगे, उससे ज़्यादा का मैटर है देन इट विल बी यूरोपियन जजेस। ठीक है, तो दिस इज फॉर द बेसिकली सिविल मैटर्स, दिस स्ट्रक्चर इज फॉर सिविल मैटर्स। अब जरा क्रिमिनल मैटर्स का देखते हैं, उसमें भी सेम 3 टियर है, बस उसमें ये मिसिंग होगा। ठीक है, बस नाम चेंज हो जाएगा, जैसे सदर दीवानी है सदर निजामत हो जाएगा। बताता हूँ फिलहाल, दिस इज फॉर द सिविल मैटर्स। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर, आकाश समझ आया ये चीज़। सबसे पहले सदर दीवानी, सबसे ऊपर की कोर्ट, मतलब अगर देखो सबसे पहले कहीं पे भी विवाद होगा, मान लो देर इज मैरिज डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट समथिंग, तो अगर इफ यू आर लिविंग इन अ गांव तो आप यहाँ जाओगे, और अदरवाइज इफ यू आर इन अ शहर तो आप यहाँ जाओगे। यहाँ से अगर इफ देर इज अ प्रॉब्लम तो फिर आप यहाँ जाओगे फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स में। ठीक, यहाँ से इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम और इनको लगता है कि इस केस को ले सकते हैं तो आप यहाँ जाओगे, अदरवाइज दिस विल बी द लास्ट। और इंडिया में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट में ही खत्म हो जाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते उनके लिए, हाई कोर्ट इज द लास्ट कोर्ट फॉर यू। लोगों को लगता है सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट मैटर्स में, ज्ञानवापी मस्जिद का जैसे मामला था, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है ना, तो ये सारी चीज़ें जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में। अब आप सोचो आपकी प्रॉपर्टी के लिए कुछ मैटर हो गया, तो हाई कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं भाई ठीक है, जो बात है वो वही है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द स्ट्रक्चर एट सिविल लेवल। अब देखो क्रिमिनल लेवल पे, अच्छा क्रिमिनल वाले के रीजन लिख लो आप, मतलब ऐसे और क्रिमिनल कोर्ट्स, व्हाट इज द रीजन, कि इसको बनाने के रीजन क्या थे। 2 रीजन लिख लो आप इसके, मतलब ऐसे ही लिखो रीजंस, इसके जस्ट नीचे रीजंस लिखो। पहला रीजन लिखो कि करप्शन बाय काजीज एंड मुफ्तीज। ठीक है, व्हाट वाज द रीजन कि क्रिमिनल कोर्ट्स क्यों बनाने पड़े इसको, सिविल तो बनाया इसने, वही ही मेड क्रिमिनल कोर्ट्स बिकॉज ऑफ करप्शन ऑफ बाई काजीज एंड मुफ्तीज। तुम सोच के देखो, यूरोपियन डीसी है, उसको हमारे लॉ का कुछ नहीं पता, इफ हम काजी और मुफ्ती में कुछ भी बोल दो कि भाई इस्लाम ऐसा ऐसा कहता है, उसको कौन सी उर्दू अरबी पढ़नी आती है, हैं? बोल दो कि भाई इस चीज़ के लिए ये सजा है, इस चीज़ के लिए काजी इसको 1 लाख रुपए मिलना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है, कर सकता हूँ ना। या फिर जैसे मान लो कि फिर अगर तुम्हारे अगेंस्ट कुछ भी बात आ गई, मैं तुमसे बोलूँ कि भाई एक काम कर, मुझे पैसा दे और ये मेरी गारंटी कि तुम्हें सजा नहीं होगी। देयर वाज लॉट्स ऑफ करप्शन, ओके, करप्शन बाई काजीज एंड मुफ्तीज। सेकंड पॉइंट, रिमूव इंडियंस फ्रॉम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इंडियंस को हटाओ, सीनियर जो इंडियन ऑफिशियल्स उनको हटाओ। ठीक है, बिकॉज अथॉरिटेरियन ब्रिटिश, वी आर सुप्रीम, रिमूव इंडियंस फ्रॉम क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कर लो, जुडिशियल जस्टिस कुछ भी लिख लो, रिमूव इंडियंस फ्रॉम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या जुडिशियल सिस्टम कुछ भी है। बेसिकली ये क्या मानता है कि ब्रिटिशर्स आर सुपीरियर, तो वो जो फैसला देंगे इट विल बी मोर इन द हित ऑफ इंडियंस, व्हाइट मैंस बर्डन। ठीक है, अगेन देखो 3 टियर हायरार्की इज ऑल्सो हियर, 3 टियर हायरार्की, 3 टियर सिस्टम हायरार्की कुछ भी बोलो। तो जहां पे सदर दीवानी था, क्योंकि इट्स अ क्रिमिनल मैटर, सदर निजामत अदालत ऑन द टॉप। देखो अब कैसे याद रखोगे आप, दीवानी मतलब सिविल मैटर्स, निजामत मतलब क्रिमिनल मैटर्स, बाकी सब नाम सेम है। ठीक है ना, तो इट इज सदर निजामत अदालत। ठीक है, सबसे टॉप पे अगेन जीजीबी एंड काउंसिल मेंबर्स, मान लो अगर 4 मेंबर्स आर देयर, 2-2 हो जाएंगे, 2 उधर चले जाएंगे 2 इधर आ जाएंगे, है ना। इसके नीचे अगेन 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स, 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स, और प्रोविंसेस चारों लिख लो आप सेम, दैट इज मुर्शिदाबाद, डेक्का,
कलकत्ता एंड देन पटना, ठीक। 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बंगाल को 4 डिविजन्स में कर दिया गया है ना, बंगाल डिवाइडेड इन 4 डिविजन्स। देखो कहीं ना कहीं ये चीजें आज भी कंटिन्यू हो रही हैं, पुलिस सिस्टम देखोगे, रेवेन्यू सिस्टम, मैक्सिमम चीजें आज भी कंटिन्यू, यही तो हो रहा है भाई, डिविजन्स, सब डिविजन्स बना दिए गए डिविजन्स, ताकि सबके पास आराम से न्याय पहुंच सके, ठीक है। और सबसे नीचे क्या होगा, देन निजामत या फिर फौजदारी अदालत। सिटी कोर्ट्स नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ एक कोर्ट होगा, निजामत या फिर फौजदारी अदालत। कोई सिटी कोर्ट जैसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक कोर्ट होगी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, दैट्स इट, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देर इज ओनली वन कोर्ट विच इज निजामत और फौजदारी अदालत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। सिटी कोर्ट्स नहीं होंगे, बस इस तरह से ये अलग होगा, ओके। क्योंकि क्राइम्स आर नॉट दैट मच, भाई इतने क्राइम नहीं हो रहे हैं रोज की, अलग अलग अदालत बनाओ, सिविलियन मैटर्स ज्यादा थी इसलिए दो तरह से कर दिया कि आसान हो जाए, ठीक है। ये जो 4 कोर्ट्स थे ना, इनको बोला जाता था कोर्ट्स ऑफ सर्किट। इसका मीनिंग आपको बता देता हूँ, 4 कोर्ट्स ऑफ 4 प्रोविंशियल कोर्ट या 4 कोर्ट्स ऑफ सर्किट, 4 कोर्ट्स ऑफ सर्किट, ठीक है। कोर्ट ऑफ सर्किट का मतलब क्या होता है ये आपको बताता हूँ, व्हाट इज सीओसी। संदीप, एनी आइडिया व्हाट इज कोर्ट ऑफ सर्किट? ओके, किसी और को कोई आइडिया? ठीक है, कोर्ट ऑफ सर्किट मतलब एक प्रॉपर सर्किट है, उसका एक कोर्ट। देखो डिफरेंट कैसे है बात, ठीक है तुम्हारी, बट दिस इज द थिंग, एक कोर्ट एक ही जुडिशियल एरिया में अगर 2 या उससे ज्यादा जगह बैठे, दीज कोर्ट्स आर शिफ्टिंग कोर्ट्स। जैसे आज फरीदाबाद में है, पूरे हरियाणा में मान लो दिस इज द जुरिडिक्शन एरिया, पूरा हरियाणा आज फरीदाबाद में है, कल को हो सकता है कहीं और बैठता हो। 2 जगह पे मिनिमम या 2 जगह से ज्यादा, इफ कोर्ट इज मूविंग विद इन अ जुरिडिक्शन एरिया, तो इफ कोर्ट इज एट 2 प्लेसेस और मोर देन इट विल बी नोन एज कोर्ट ऑफ सर्किट, ठीक है ना। तो अगर कोई कोर्ट 2 और मोर प्लेसेस पे है, 2 और मोर प्लेसेस, सेम कोर्ट विद इन द सेम एरिया, विद इन द सेम jurisdiction एरिया, jurisdiction एरिया, ठीक है। इसका रीजन क्या है सोच के देखो, हाँ आकाश समझाता हूँ, डोंट वरी। जैसे मान लो कोर्ट फरीदाबाद में लगता है आकाश, और तुम रहते पलवल में हो, तुम्हारे लिए आना मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए ये कोर्ट क्या करेगा, आज कोर्ट यहाँ लगा, एक हफ्ते बाद पलवल में कोर्ट लगेगा, तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो मिनिमम 2 जगह पे इस तरह से ये कोर्ट लगना चाहिए, ज्यादा जगह पे भी हो सकता है, लेकिन अगर मिनिमम 2 जगह पे लगता है तो उस कोर्ट को हम कोर्ट ऑफ सर्किट बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मिनिमम 2 जगह पे होना चाहिए एक सर्टेन जुरिडिक्शन एरिया में, कि जैसे फरीदाबाद का सेक्टर, मान लो जो भी ये सेक्टर है यहाँ लगता हो, किसी और सेक्टर में जाकर के लगता हो, है ना, दिस इज द थिंग। तो उससे होता क्या था कि भाई कोर्ट आपके घर तक आ जा रहा, तो आपको न्याय मिलने में आसानी होती थी। बहुत सारे लोग दूरी की वजह से नहीं पहुंच पाते थे, डर लगता था कि भाई कैसे कोर्ट जाएं, आज भी लोग डरते हैं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, कोर्ट ऑफ सर्किट इज जब एक ही कोर्ट एक ही जुरिडिक्शन एरिया में 2 या 2 से ज्यादा जगहों पे हेल्ड किया जाए, इट विल बी नोन एज कोर्ट ऑफ सर्किट। स्ट्रक्चर समझ आया, कॉर्नवालिस कोड। तो दिस इज द कॉर्नवालिस कोड। क्रिमिनल लेवल पे, सॉरी सिविल लेवल पे वो था, क्रिमिनल लेवल पे ये चीज़ है। देयर इज अ 3 टियर सिस्टम इन बोथ। बस एक डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देयर इज नो सिटी कोर्ट्स, क्लियर है। अच्छा एक और चीज़ अच्छी हुई कॉर्नवालिस कोड में, एंड वेरी फर्स्ट टाइम कॉर्नवालिस कोड में देयर आर, व्हाट डू वी से, प्रोविजन ऑफ लॉयर्स आर देयर। इफ आई कैनॉट फाइट माई केस, तो ही इंट्रोड्यूस लॉयर्स, कि आप अपनी जगह पे एक लॉयर अपॉइंट कर दो, ही विल फाइट फॉर यू, है पहली बार है रहा सिस्टम में कि लॉयर्स आर, तो ही इंट्रोड्यूस्ड इन कॉर्नवालिस कोड, लॉयर्स कैन बी अपॉइंटेड। मैसेज नहीं आता क्या ऐप पे, है मैसेज देखो ऐप पे जरा, हाँ यही तो, नहीं अब से नहीं आज है। तो लॉयर्स कैन बी अपॉइंटेड फॉर केसेस पर्टिकुलर। मैं मान लो कोई भी मेरा मैटर हुआ, मुझे भाई लॉ की जानकारी नहीं है, मैं कैसे बहस करने जाऊंगा कोर्ट में, सो आई अपॉइंट अ लॉयर जो प्रोफेशनल होगा, एंड फ्रॉम हियर लॉयर्स यू नो अपॉइंट किए जा सकते हैं टू फाइट द केसेस।
अनदर थिंग देखो, टू रिड्यूस द करप्शन द ऑफिस ऑफ नायब नाजिम वाज अबॉलिश्ड। ऑफिस ऑफ नायब नाजिम अबॉलिश्ड। बीच में से बेसिकली क्या है, जो बीच के लोग हैं उनको हटा रहा है एक एक करके, एक एक करके, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ नायब नाजिम अबॉलिश्ड। नायब नाजिम मतलब संदीप, हु इज नायब नाजिम? ऐसा एक होता है गलत और एक होता है महागलत, उसके बाद आता तुम्हारा जवाब। अरे नायब नाजिम, हु वाज नायब नाजिम ड्यूरिंग द मुगल्स टाइम्स? डिप्टी गवर्नर, ठीक है। गवर्नर इज नाजिम एंड देन डिप्टी गवर्नर इज नायब नाजिम, ठीक है। डिप्टी नवाब भी बोल सकते हो कुछ भी बोलो, बट सो इट इज डिप्टी गवर्नर, ठीक है ना। मुगल्स के टाइम पे हमने पोस्ट लिखी है एग्जैक्टली। जैसे सपोज इफ देर इज अ केस, सपोज देर इज अ मैटर लाइक आपका कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है एंड यू आर नॉट पढ़ा लिखा। अब मैं कैसे जाकर के कोर्ट में अपना पक्ष रखूंगा कि भाई देखो ये प्रॉब्लम्स हुई, नहीं बता पाऊंगा मैं। और मे भी मुझे इंग्लिश नहीं आती हो, देर इज अ यूरोपियन डीसी, कहेगा व्हाट आर यू सेइंग ठीक है, वो पहले ही कहेगा कि यही यही दोषी, इसको सजा दे दो कुछ भी बोल रहा है इसको सजा दे दो। तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब मैं कैसे करूंगा? मे बी आई कैन फाइंड अ लॉयर जिसको इंग्लिश आती हो, जो मेरे पक्ष को अच्छे से रख सके, जो मुझे समझता हो, बेसिकली एन इंडियन जो मुझे अच्छे से समझता होगा, मैं उसको अपनी बात समझा दूंगा, उसको हिंदी इंग्लिश दोनों आती होगी, बाइलिंगुअल। देन वो बात वो जज के सामने रखेगा, देन आल पी फे, ऐसा बेसिकली। कॉर्नवालिस कोड पहली बार लॉयर्स कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है तो इट्स कॉर्नवालिस, कि उसने एक ऑप्शन दिया कि लॉयर्स कैन बी देयर। बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम ला रहा है, ब्रिटिशर्स में ऐसा होता था, देन ही ब्रॉट दैट सिस्टम हियर एज वेल। ओके, देन द सदर निजामत अदालत। पहले सदर निजामत अदालत किसके पास थी? रजा खान के पास, यही था ना। नाउ इट्स अंडर जीजीबी, ठीक है। तो आई कैन से द सदर निजामत अदालत, सदर निजामत अदालत अंडर जीजीबी, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर से वापस ले लिया इसने, काजी मुफ्ती सब हटो। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल बी द हेड ऑफ द सदर निजामत अदालत साइड वेल। एक में ऑलरेडी ही इज देयर, ही वाज देयर, सदर निजामत में भी ही इज देयर, ठीक है। पहले मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था इंडियन ऑफिशियल्स को, क्योंकि ये इंडियंस को क्या कर रहा है, हटा रहा है। रीजन हमने लिख लिया। सेकंड रीजन वाज दैट, तो इसके इंडियंस को हटाना है, देन नो इंडियन पर्संस, इट विल बी अंडर जीजीबी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। ठीक है, हुआ भी कि नहीं? अब हुआ? एक पॉइंट और। अभी तक जितना जुडिशियल सिस्टम हमने बात की है, इट इज़ फॉर बंगाल, ये क्लियर है। अब आते हैं जरा मेड्रास और डेक्कन वाले रीजन पे, ये भी दो रीजन और है ना, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बंगाल का सिस्टम था, ये बाकी जगहों पर फेल हो गया। आई टेल यू द रीजन, बट क्यों फेल हुआ, अच्छा ठीक है, तो इसको लिख लो आप। तो एक मतलब नई, चाहे नया हेडिंग ही दे लेना कि लाइक बंगाल सिस्टम फेल्ड इन रेतवाड़ी एरियाज बिकॉज बॉम्बे और मेड्रास में रेतवार्स हैं, यही तो, यहाँ पे जमींदार हैं बिकॉज दे होल्ड बिग लैंड एरियाज, तो यहाँ पे जमींदार हैं, बाकी एरिया में रेतवार्स हैं। ये बात क्लियर है ना। रेतवाड़ी सिस्टम लाया गया था मद्रास एंड बॉम्बे में, 8-10 क्लास पहले हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो बंगाल्स जुडिशियल सिस्टम फेल्ड इन रेतवाड़ी, ठीक है। वहाँ पे ये सिस्टम चल नहीं पाया, द रीज़न आई टेल यू, बट दिस इज द थिंग। तो वहाँ के लिए एक अलग से सिस्टम होगा, ठीक है। चलो चलो, इसका रीज़न यही समझा देता हूँ आपको। व्हाट वाज द रीज़न? बंगाल में ये सिस्टम क्यों सही था? क्योंकि देखो 2-3 टीयर का सिस्टम बना दिया, स्टिल कोर्ट्स आर वेरी लिमिटेड, ये क्लियर है ना कि स्टिल देयर आर नॉट मेनी कोर्ट्स। सदर निजामत अदालत एक है, 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, और मैं कह रहा हूँ चलो मुफस्सिल कोर्ट्स वगैरह भी होगी तो कितनी हो गई, 15-20 कोर्ट टोटल।
अब ये बंगाल में क्यों काम कर रहा है? क्योंकि मोस्टली जमींदार आर द लैंड ओनर्स। जमींदार के पास बहुत बड़ा लैंड एरिया है, तो जनरली कोई डिस्प्यूट नहीं हो रहा है। डिस्प्यूट हो भी रहा है तो देयर आर लिमिटेड जमींदार्स। यही तो बात है। इक्का दुक्के जमींदार, सपोज यू आर अ जमींदार और अपने हजारों एकड़ जमीन आपके पास है, उसमें से छोटी मोटी जमीन होगी तो आप कोर्ट नहीं भाग जाओगे। दिस इज द थिंग। जबकि डेक्कन रीजन में क्या सीन चल रहा है, मतलब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि बॉम्बे एंड मद्रास बोथ, ठीक है, बॉम्बे एंड मद्रास। यहाँ पे हमने जब डिस्कस किया था रेवतवाड़ी, तो मैंने ये बोला था कि यहाँ पे छोटे किसान हैं, स्मॉल स्मॉल लैंडलॉर्ड्स आर देयर। स्मॉल लैंडलॉर्ड का मतलब ये नहीं कि कोई 1 साल का बच्चा खेत का मालिक है, एरिया का है, ठीक है। हाँ। कोई एक बच्चा था, आई थिंक मैंने बोला स्मॉल लैंडलॉर्ड, तो कहता सर वो हाइट में कम होते थे। मैंने कहा यार ठीक है, तो लिलीपुट थोड़ी है। तो स्मॉल लैंडलॉर्ड्स का मतलब होता है कि छोटे किसान, ठीक है, लघु किसान। हाइट में नहीं, जमीन में, ठीक है। तो स्मॉल लैंडलॉर्ड्स आर देयर। ठीक है। तो अब बंगाल में सोचो कि लिमिटेड लैंडलॉर्ड्स, यहाँ पे बॉम्बे और मद्रास में देयर आर हजारों किसान, ठीक। और क्योंकि रियोट्स को यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स मिल गए थे, ये क्लियर है ना, वहां पे जमींदार को मिला, हियर रियोट्स गॉट द प्रॉपर्टी राइट्स। रियोट्स कौन थे? किसान। किसान को यहाँ रियोत बोलते थे, जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे, उनके पास लिमिटेड जमीन। अब जैसे ही रेवेन्यू पे नहीं कर पाएंगे, जमीन का ऑक्शन होगा, ऑक्शन होगा तो भाग करके कोर्ट जाएंगे, और उसकी वजह से देखो कितने सारे केसेस कोर्ट में पहुंचेंगे, आप सोच के देखो। क्योंकि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कौन है खलनायक? वो इस खलनायक इन दिस रेन है, ये लैंड्स कौन खरीद रहा है? व्हाट वाज द नेम, व्हाट वाज द पोस्ट, व्हाट वाज द स्पेसिफिक नेम, याद करो। एक पर्सन है जो कि ऑपरेट कर रहा है किसानों को सबसे ज्यादा, इंडियन पर्सन ऑपरेसिंग पीजेंट्स मोर देन यूरोपियंस, नॉट जमींदार, देयर वाज अनदर नेम, समथिंग दार, बट उसके आगे कुछ और था। मिरासीदार आर देयर, इज इट क्लियर? मिरासीदार आर मेन ऑपरेटर्स हियर। वो इंडियंस हैं, उनके पास क्योंकि रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू पावर्स हैं, यही तो बोला था मैंने। और वो सबसे ज्यादा, तो उनको पता है कि भाई लैंड ऑक्शन हो रही है, खरीदो इसको। बहुत सारी लैंड्स ऑक्शन करके खरीदवा ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे लोग कोर्ट जाएंगे। यही तो ऑप्शन है इनके पास, और क्या ऑप्शन है? अब कोर्ट पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा, तो देर आर लिमिटेड कोर्ट्स, तो इस बर्डन को बंगाल वाला सिस्टम झेल नहीं पाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि भाई बंगाल वाला जो जुडिशियल सिस्टम है, इट इज़ फेल्ड ईयर। वहाँ पे लिमिटेड लोग विद बिग जमीन्स, तो उनको छोटे मोटे मैटर्स में डजन मैटर कि 100 200 100 बीघा चली भी गई तो डजन मैटर, हजारों बीघा लेकर के बैठे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग कि बॉम्बे एंड मद्रास में देर आर रियोट्स जो कि प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, एंड दे होल्ड स्मॉल लैंड्स। जब मेरे पास कम जमीन होगी तो उसका 1 इंच भी जाएगा तो मैं कोर्ट पहुंच जाऊंगा, और किसी की पूरी जमीन ऑप्शन होगी तो वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि बंगाल सिस्टम इज फेलिंग हियर। लिख लो ऐसे ही कि मतलब रीजन ऐसे लिख लो कि व्हाट वाज द रीजन। तो इन लाइक बॉम्बे एंड मद्रास, रियोट्स वेर द एक्चुअल लैंड ओनर्स। तो रियोट्स का मतलब कौन है? जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स हैं, किसान, है ना। रियोट्स वेर एक्चुअल कल्टीवेटर्स एंड दे वेर काइंड ऑफ स्मॉल लैंडलॉर्ड्स, ठीक है ना। हेंस दे हैड द लिमिटेड, व्हाट डू यू से, लिमिटेड लैंड और समथिंग ऐसे करके लिख लो। देन and because of mirasidars, their lands were getting auctioned very frequently, and then it led to like lots of cases or lots of burden over the court, and that's how why the system of the judicial system of Bengal failed in this area, Deccan area. देखो, small landlords are there and their land is getting auctioned by mirasidars, ठीक है, which lead to lots of कोर्ट केसेस, ऐसे करके लिख देना। एंड देन फिर एरो लगा के लिखना कि लॉट्स ऑफ बर्डन ओवर द कोर्ट एंड हेंस द बंगाल जुडिशियल सिस्टम इज फेलिंग हियर, ठीक है, बिकॉज ऑफ ओवर बर्डन। अच्छा, एक चीज और देखना, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा उसके पास जुडिशियल पावर्स हैं, यही तो बात हुई है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो इसके पास जुडिशियल पावर्स हैं। तो अगर इसके पास कोई जुडिशियल पावर्स हैं, कोई इस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर अगर काम कर रहा होगा, तो इनडायरेक्टली ये जुडिशियल पावर्स उसके पास भी होंगी। जैसे अगर रेवेन्यू ऑफिशियल के लिए हमारे मिरासीदार काम कर रहे हैं, तो उनके पास भी रेवेन्यू पावर आ जाती है। तो जो जुडिशियल पावर होगी ये डीसी के पास होगी, प्लस इसके सबऑर्डिनेट्स के पास होगी।
इन्हीं लोगों के पास तो जुडिशियल पावर होगी ना। और ये सबऑर्डिनेट्स में कुछ मिरासीदार भी हैं, विल बी सम मिरासीदार अंडर दैट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। और फिर मिरासीदार हैं तो बिकॉज दे हैव आल्सो जुडिशियल पावर, तो वो और ऑपरेट करेंगे, लाओ जमीन खरीदो, आओ कोर्ट में मिलोगे, वहीं मैं मिलूंगा तुमको फाइल तो तुम्हारी मैं ही लगाऊंगा, आओ, है ना। तो दिस इज द थिंग, ये कुछ रीजन है। तो 1814 में थॉमस मुनरो ही गेव अ सिस्टम, उन्होंने सीओडी को कन्विंस किया कि भाई एक अलग से सिस्टम होना चाहिए इसके लिए। तो इन 1814 थॉमस मुनरो का जिक्र हम कर चुके हैं, रेवतवाड़ी के जनक भी यही हैं। रेवतवाड़ी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ना, ओरिएंटलिस्ट, थोड़ा इंडियन सिस्टम को बोलते हैं, तो ये कोशिश करेंगे भाई, खैर ठीक है। तो 1814 थॉमस मुनरो ही कन्विंस सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, फॉर द डिफरेंट कोड, फॉर अ डिफरेंट लॉ, ऐसे बोलो कुछ, ठीक है ठीक है। थॉमस मुनरो ही कन्विंस्ड सीओडी फॉर अ डिफरेंट सिस्टम हियर। इन्होंने बोला कि बंगाल वाला काम यहाँ कर नहीं पाएगा, क्योंकि रेवतवाड़ी मैंने दिया तो मुझे पता है कि ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ही कन्विंस सीओडी फॉर अ डिफरेंट सिस्टम। डिफरेंट सिस्टम क्या था, कुछ पॉइंट्स लिखो आप उसमें पहले, फिर बताता हूँ। पहला पॉइंट लिखो आप, अच्छा इस सिस्टम को नाम भी लिख लो, मद्रास सिस्टम, इट इज नोन एज मद्रास सिस्टम। इस सिस्टम में हो क्या रहा है बेसिकली वो बात। फर्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन ग्रेटर इंडियनाइजेशन, इंडियनाइजेशन बिकॉज ही इज ओरिएंटलिस्ट, क्लियर है। फोकस ऑन ग्रेटर इंडियनाइजेशन ऑफ जुडिशरी एट लोअर लेवल्स, जो पुराने टाइम पे इंडियंस का सिस्टम था इसको उस तरह से करो आप, ठीक है ना। तो फोकस ऑन ग्रेटर इंडियनाइजेशन ऑफ जुडिशरी एट लोअर लेवल्स, प्लस focus on greater indianization of judiciary at lower levels, plus focus on concentration of powers, focus on concentration of powers, ठीक है। इन ब्रैकेट लिखना आप एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल, फोकस ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, कौन सी पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड जुडिशियल पावर्स, ठीक है, इन यूरोपियन डीसी। इनका ये कहना है कि यूरोपियन डीसी को फिर से वो पावर्स आप लौटा दो इन एरियाज के लिए, ठीक है। सब कुछ सेम रखो, हेडेड बाय हु, यूरोपियन डीसी, एडमिनिस्ट्रेशन भी वो देखे एंड जज भी वही रहे, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, दिस इज व्हाट ही इज प्रपोजिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, दिस सिस्टम एक्सटेंडेड टू बॉम्बे बाई, दिस सिस्टम एक्सपेंडेड टू बॉम्बे बाई एल्फिनस्टोन, इसका नाम भी आया था एल्फिनस्टोन। एक्सटेंडेड टू बॉम्बे मतलब मद्रास वाला सिस्टम था ये, और इसको एक्सटेंड कर दिया बॉम्बे तक बाय एल्फिनस्टोन इन 1819। एल्फिनस्टोन बेसिकली ही वाज व्हाट कैन आई से, चेला ऑफ थॉमस मुनरो, ठीक है। हाँ, लाइक चेला ऑफ थॉमस मुनरो, ठीक है, कट्टर फॉलोअर। थॉमस मुनरो कहते दिन तो कहता दिन, कहते रात तो रात, ठीक है। क्योंकि रेवतवाड़ी सबसे पहले थॉमस मुनरो मद्रास में लाए, एल्फिनस्टोन ने ही इसको एक्सटेंड करके कहाँ लाया था, बॉम्बे में, एल्फिनस्टोन ही तो लाया था। तो फिर एल्फिनस्टोन। नेक्स्ट पॉइंट है नो लॉज अगेंस्ट पुलिस ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स कुछ भी करें देयर इज नो लॉज अगेंस्ट देम, इट इज क्लियर। हाँ 1814, 5 साल बाद बॉम्बे में, ठीक है। तो देयर इज नो लॉज अगेंस्ट पुलिस ऑफिशियल्स, नो लॉज अगेंस्ट पुलिस ऑफिशियल्स। इफ यू आर अ पुलिस ऑफिशियल आप कुछ ही करो, मारो काटो पटको खा जाओ, देयर इज नो लॉज, ठीक है ना। कहीं खेत में जा रहे हो, किसी के खेत में तुमने देखा कि अच्छा खासा फल लगा है, फसल लगी है, लाओ काट के घर ले जाओ, ठीक है, बिकॉज यू आर अ पुलिस ऑफिशियल यू कैन डू दैट, देयर इज नो लॉज अगेंस्ट यू, ओके। अगर देखो जितनी भी अभी तक हमने बात की, चाहे वॉरेन हेस्टिंग्स का चाहे कॉर्नवालिस का, अगर इसको एक शॉर्ट नोट बनाए हम, ठीक है, मतलब रिवाइज करने के लिए एक ही पेज पे, तो एक साइड लिख लो आप वॉरेन हेस्टिंग्स, अरे कौन गिर गया, अच्छा मुझे लगा WWE शुरू हो गया, ठीक है।
तो सबसे पहले थी सदर दीवानी अदालत, ठीक है। ये बस एक फ्लो चार्ट सा बना लो आप ताकि याद करने में आसानी हो। सदर दीवानी अदालत, इसके बाद थी दीवानी अदालत, है ना, दीवानी अदालत पर देयर, ठीक। उसके अलावा क्या था, सदर निजामत एंड देन फौजदारी, है ना, सदर दीवानी एंड देन सदर निजामत एंड देन फौजदारी। ये वॉरेन हेस्टिंग्स वाला सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, याद है ना, पहले हमने कल डिस्कस किया था आई थिंक, ठीक है। फौजदारी थी एट द रेट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक साथ ही बनाएंगे, मतलब एक ही में पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। देन कुछ नई चीजें कर दी गई थी, सदर दीवानियन 18 मुफसिल कोर्ट्स, क्योंकि इसको हटा दिया गया था, याद है ना, अभी पॉइंट लिखा हमने, ठीक है। तो इसके आगे आप लिखोगे सदर दीवानी, सदर दीवानी अदालत, और नीचे क्या था, 18 मुफसिल कोर्ट्स, करेक्ट, मुफसिल कोर्ट्स, क्योंकि इसको क्या कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था, अभी हमने जस्ट देखा था, ठीक है। देन व्हाट एल्स, अगर मैं कॉर्नवालिस की बात करूं, यहाँ पे आप लिख लो कॉर्नवालिस, उसका वाला स्ट्रक्चर लिख लो इसके नीचे, एक ही पेज में आपका सारा कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। कॉर्नवालिस सदर निजामत एंड देन फौजदारी अदालत, ऐसे यहाँ सदर निजामत देन फौजदारी अदालत, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का सीन है। उसके बाद सदर दीवानी एंड देन 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स, जिसमें नीचे देखो यहाँ पे सदर दीवानी, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सदर दीवानी एंड देन सदर निजामत, ठीक, एंड देन व्हाट वाज एल्स, सॉरी सदर निजामत, सदर निजामत वाज देयर एंड देन सदर दीवानी वाज देयर, करेक्ट। फिर सदर दीवानी 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सिटी लेवल पे, ठीक। एंड देन उसके बाद क्या होता था क्रिमिनल में, सदर दीवानी 4 सर्किट कोर्ट्स एंड देन देयर इज व्हाट एल्स वाज देयर, निजामत, कोई डिस्ट्रिक्ट कोई सिटी का सीन नहीं है ना, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निजामत अदालत इज देयर, ठीक है। फौजदारी बोलो निजामत बोलो, बोथ आर सेम थिंग्स, हाँ एग्जैक्टली exactly. हाँ, इसमें इसका टाइम पे 2 टीयर एंड देन वी हैव 3 टीयर देयर, ठीक है ना। ठीक है, और ये चीजें कब तक कंटिन्यू होंगी, कल एक पॉइंट हमने लिखा था, अंटिल द हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 आ जाए तब तक ये चीजें कंटिन्यू होती रहेंगी, ठीक है। तो ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी अंटिल इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, ठीक है। और ये एक्ट तो 1861 में आ गया था, बट हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश किस कब हुए थे, 1865 में, 1865 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स मद्रास में, बॉम्बे में, बंगाल में, तब जाके एस्टेब्लिश हुए थे, ठीक है। तो एक्ट यहाँ पे आया था, एस्टेब्लिशमेंट बाय 1865। सब कुछ खत्म, नाउ दिस इज द एक्ट, बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन दिस। अभी भी फौजदारी अदालतें होती हैं जनरली, जो सबसे लोअर कोर्ट होता है लड़ाई झगड़े के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसको अभी भी फौजदारी अदालत ही बोलते हैं गाँव में। नहीं समझ आया, ये पुरानी बातें हैं, वही दोबारा लिख लिया हमने एक साथ, सारी कोर्ट्स वही हैं। पीछे 2-3 पेज पलटोगे तो वॉरेन हेस्टिंग्स में यही बातें हमने की थी, मैंने याद रखने के लिए कि इतनी कोर्ट का जिक्र अभी तक हमने किया है, बस वही दोबारा लिखा है, कुछ अलग नहीं है ये। देखो ये सारे कोर्ट्स कब तक चलेंगे, 1861 तक, क्योंकि 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आ जाएगा, जिससे हाई कोर्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 लास्ट क्लास में हमने एक पॉइंट लिखा है, ठीक है, देखोगे मिलेगा। और हाई कोर्ट बने कब तक, 1865 तक, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है। तो फिर ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, नथिंग टू डू विद द थिंग, देन देयर विल बी अ दिस थिंग। अरे यार बहुत सारा चीज बच गई अभी तो, ठीक है। तो देखो अब स्ट्रक्चर क्या बचा है, हाई कोर्ट इन बॉम्बे एंड मद्रास, तो हाई कोर्ट्स बन गए। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट इज ऑलरेडी देयर, ठीक है ना। तो अगर ऐसे नाउ करके लिख लो कि अब वाला स्ट्रक्चर क्या बचा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर नाउ। तो देर आर 2 हाई कोर्ट्स, मतलब एक बॉम्बे में एक मद्रास में,
ठीक, एंड सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, लिखो आप, ठीक है, हाँ, तो देर इज अ हाई कोर्ट इन बॉम्बे, हाई कोर्ट इन मद्रास, ठीक है, ऐसे लिखना, सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा, सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा प्लस सदर दीवानी अदालत प्लस सदर निजामत अदालत, उसके नीचे से अंडरलाइन करना, रिप्लेस्ड बाय हाई कोर्ट। तो देर इज अनदर हाई कोर्ट इन कैलकाटा, जिसने रिप्लेस कर दिया किसको, सुप्रीम कोर्ट को, सदर दीवानी को, सदर निजामत अदालत को, ठीक है। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट कहने के लिए नहीं था, एक हाई कोर्ट उसको रिप्लेस कर दे रहा है, तो इट वाज नॉमिनली, इट्स ऑब्वियस ना। नहीं समझ आया आकाश? देखो, एक हाई कोर्ट बॉम्बे में बन गया 1865 में, एक हाई कोर्ट मद्रास को मिल गया। कैलकाटा में क्या सिस्टम था, सुप्रीम कोर्ट था, सदर दीवानी अदालत थी सिविल मैटर्स के लिए, सदर निजामत अदालत थी क्रिमिनल मैटर्स के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट, सदर दीवानी और सदर निजामत को रिप्लेस कर दिया गया एक हाई कोर्ट से, इनकी जगह पे अब एक हाई कोर्ट बन गया कैलकाटा में भी, बस सिंपल। तो एक हाई कोर्ट यहाँ पे बॉम्बे में, एक मद्रास में, एक कैलकाटा में, बस कैलकाटा वाले ने 3 को रिप्लेस किया है, वो याद रखना आप। 65 एस्टेब्लिशमेंट इनका ना 8 बाई 1865, एक्ट आया था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 और एस्टेब्लिशमेंट हुआ बाई 1865। मफुसिल कोर्ट्स, तो ये क्या हुआ, देखो ये जो बेसिकली जो फौजदारी या फिर जो डिस्ट्रिक्ट पे क्रिमिनल कोर्ट्स थी ना, निजामत कोर्ट्स, इनको हटा दिया गया आफ्टर अ टाइम। किस एक्ट में हटाया गया था? 81, क्या था, 93 कब था? अभी लास्ट पॉइंट लिखा हमने 83, एक बार देख लो, वो देख लो जरा, 1773 वाले में, एक्ट में निजामत वाले को हटा करके 18 मफसिल कोर्ट बना दिए गए। मफसिल कोर्ट इज नथिंग बट द रूरल कोर्ट्स, गांव में कोर्ट होंगे बस। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था, अब इसको गांव के लेवल पे कर दिया गया, 18 मफसिल कोर्ट, मफसिल इज रूरल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, एक हाई कोर्ट कलकत्ता में, एक हाई कोर्ट बॉम्बे में, एक हाई कोर्ट मद्रास में। बस कलकत्ता में 3 कोर्ट्स पहले थे जिनको इसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। देन कम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहां पे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट जिसको नाम देते हैं हम, है ना। देन लेटर इन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बनता 1937 में है लेकिन एक्ट वही था, ठीक है ना। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आगे 1937 लिख लेना कि एग्जैक्ट बना ये एस्टेब्लिश 1937 में हुआ था, है ना। GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविजन था सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट मतलब प्रॉपर आज वाला अपना सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ, 1937 में। तो उस टाइम पे ये सुप्रीम कोर्ट क्यों था? 2 मैटर्स के लिए था। अगर इंटर गवर्नमेंट कोई डिस्प्यूट है, 2 सरकारों की कोई लड़ाई है, तो एक तो उसके लिए था ये सुप्रीम कोर्ट, फॉर इंटर गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स। लिख लो इसको ब्रैकेट में, आगे पढ़ेंगे ही हम, बट लिख लो आप। तो फॉर इंटर गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स दिस सुप्रीम कोर्ट वाज देयर, इंटर गवर्नमेंट डिस्प्यूट। एंड देन क्वेश्चंस ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट के जजमेंट से अगर आप खुश नहीं हो, लॉ के अगेंस्ट है, देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज हाई कोर्ट विल बी द लास्ट कोर्ट फॉर यू, ठीक है ना। क्वेश्चन ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी हाई कोर्ट, जैसे कोई लॉ का क्वेश्चन है कि भाई ये नियम के खिलाफ है, किसी हाई कोर्ट के जजमेंट से आप खुश नहीं हो, किसके लिए डिफरेंट लॉज हैं, हाई कोर्ट ने सही जजमेंट नहीं दिया, देन यू कैन चैलेंज दिस इनटू हाई सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज हाई कोर्ट विल बी द लास्ट कोर्ट, उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते। तो 2 मैटर्स, इंटर गवर्नमेंट डिस्प्यूट, या तो क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, किसी हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट आपको जाना हो, तो देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट इन स्पेसिफिक मैटर्स, सब में नहीं। देखो यहां तक समझ आया। उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट, जो आज अपना सुप्रीम कोर्ट है, ये इसी एक्ट से बना था, और ये बन के तैयार हुआ 1937 में। सिर्फ 2 मैटर्स देखता था, या तो सरकार की लड़ाई हो जाए विच इज इंटर गवर्नमेंट डिस्प्यूट, या फिर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ हो कि भाई कोई हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, तुमने बोला कि ये नियम के खिलाफ है, देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, बाकी किसी मैटर में नहीं, ठीक है। तब ये राइट टू लिबर्टी वर्टी नहीं था, है ना। चलो क्लियर है। तो दिस इज द जुडिशियल सिस्टम, नाउ कमिंग टू द पुलिस सिस्टम। चलो पुलिस सिस्टम देखते हैं कि व्हाट इज द पुलिस सिस्टम। अच्छा सोच के आया था कि जल्दी जल्दी कर लेंगे, कोई नहीं। पुलिस सिस्टम में सबसे पहली जो पोस्ट होती थी वो होती थी फौजदार्स की, फौजदार्स, हाँ
हाँ हाँ, अरे तो मतलब देखो, उस टाइम पे मैंने बोला ना कि जनरली डुअल पोस्ट होती थी, सिविलियन मैटर्स भी देखते थे, पुलिस वाले मैटर्स भी, कुछ आर्मी मेंटेन कर ली, सिविलियन मैटर्स भी देख लिया, मौका पड़ा तो किसी की लूट उट भी लिया, तो चलता रहता था, मल्टीपर्पज है ना। तो फौजदार्स कौन होते थे? देवर द इंचार्ज ऑफ रूरल एरियाज, इंचार्ज ऑफ रूरल एरियाज। इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट थी, काइंडा इंस्पेक्टर थिंग, है ना। देन कम्स कोतवाल्स, कोतवाल। फौजदार होते थे रूरल एरियाज के लिए, कोतवाल्स होते थे टाउन एरियाज के लिए, ठीक है। हेड ऑफ द टाउन एरिया, कोतवाल्स। टाउन मतलब अर्बन, ये समझ आ रहा है ना, ये रूरल है तो ये अर्बन है, ठीक है। देन देर वॉज अनदर पोस्ट विच वॉज विलेज वॉचमैन, काइंड ऑफ सिपाही। ये वो वाले नहीं है वॉचमैन जागते रहो वाले, ठीक है। विलेज वॉचमैन, काइंड ऑफ सिपाही काइंड ऑफ पोस्ट, ठीक है। एंड दे वेर हायर्ड बाई, विलेज वॉचमैन को हायर कौन करता था? जनरली जमींदार इनको हायर करते थे ऑन पे रोल, तो दे वेर गेटिंग पेड बाई द जमींदार, सो ऐसे बोल सकते हो कि दे वेर हायर्ड बाई जमींदार, हायर्ड बाई जमींदार्स ऑन पे रोल, ठीक है। कुछ पैसा वैसा पे करते थे और हायर करके रखते थे। बेसिकली देखो, विलेज वॉचमैन कौन है? ये लठियाल्स हैं। जमींदार अगर किसी के यहाँ कुछ वसूलने जाएगा तो ही नीड्स मैन, भाई किसान हट्टा कट्टा निकल गया क्या कर लेगा वो, तो ये रखता था पीछे कि एक बार आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, है ना। तो दिस इज द थिंग, तो ये वही वाले हैं, ठीक है। देखो ये मतलब हंसी मजाक होना चाहिए जिंदगी में, मीम्स वगैरह इसलिए कहता हूं, देखो खुश नहीं रहोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, ठीक है। तो ये जमींदार ऐसे होते थे। और जनरली देखो, ये रूरल एरियाज ना, ये स्पेसिफिक विलेज के लिए नहीं है, एक कंफ्यूजन हो ऐसे आप लिख लो, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट या उनको सरकार्स भी बोलते थे ना, जैसे नदन सरकार्स था, ठीक है। और ये होते थे विलेज के हेड, क्योंकि देखो विलेज वॉचमैन है ना, तो ये विलेज के हेड होते थे, गांव के, विलेज के पुलिस हेड, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि भाई इसको पूरा कस्बा दे रहे हैं, इसको सिर्फ रूरल एरिया दे रहे हैं, तो क्लियर होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्लियर है। और ये सारे किसके अंडर थे? देवर अंडर नायब नाजिम, का मुखिया कौन होगा? नायब नाजिम, ठीक है संदीप, वकील नायब नाजिम, ठीक है, वकीलों के अंडर होते थे ये। कब तक थे? 1781 तक, उसके बाद से चीज़ें बदल गई, ठीक है, क्लियर है। अब हुआ क्या? ये सारा सिस्टम चलता आ रहा था। द थिंग हैपेंड इन 1770, द ग्रेट बंगाल फेमिन, सूखा पड़ा, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं बचे, एंड एकाएक से क्राइम्स आर हायर, या तो मैं खाए भी ना मर जाऊं, या तो किसी को लूट वगैरह के चांसेस दूं, है ना। तो सडनली जो है 1780s में जो है, जो क्राइम्स है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे। तो इट सो मतलब देयर वाज अ नीड ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ पुलिस, क्योंकि इससे काम बन नहीं रहा था, क्राइम्स चरम पे थे, मोस्टली इसमें इंडियंस थे, तो वो लड़ते भी नहीं थे एक दूसरे के अगेंस्ट, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि कुछ अपने पर्सन्स को लाना पड़ेगा, देयर नीड टू बी अ न्यू सिस्टम। तो अब क्राइम्स जो है बिकॉज ऑफ फेमिन, क्राइम्स आर वेरी हाई, देन अ न्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब वो देखते हैं हम, द सिस्टम ऑफ 1781 बाई वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि देखो नायब नाजिम वाला भी यहीं अबॉलिश हो रहा है ना, सिस्टम ऑफ 1781, 1781, ठीक है। 1781 इट इज ऑब्वियस, वॉरेन हेस्टिंग्स इज देयर, 7385, ठीक है। अच्छा, पहले भी हमने बात की है ना कि वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए दो टाइम पीरियड लिखते हैं, एक 72 लिखते हैं, देन 7385 लिखते हैं, रीजन पता है ना? गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है ना, 1773, पहले गवर्नर था, गवर्नर जनरल बन गया, तो देयर वाज अनदर टेन्योर, ठीक है। तो दो पीरियड हैं इसके लिए फिलहाल,
ये आप याद रखना। हाँ हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि देखो ये सिस्टम बंगाल फेमिन आया, अब ये सिस्टम फेल हो रहा है यहाँ पे, इससे काम चल नहीं रहा है, फौजदार कोतवाल इनसे कुछ हो नहीं पा रहा है, देन देयर इज अ न्यू सिस्टम नीडेड, तो इसलिए फिर वॉरेन हेस्टिंग्स एक नया सिस्टम लाया, ठीक है। तो फौजदार वेर रिप्लेस्ड बाई इंग्लिश मजिस्ट्रेट्स, फौजदार को रिप्लेस किया किसने, फौजदार, दे आर रिप्लेस्ड बाई इंग्लिश मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट मतलब डीएम, मैजिस्ट्रेट, सिंपली बोलो डीएम, आईएएस ऑफिसर, नॉट आईपीएस, ठीक है, अभी तक आईपीएस नहीं आया है। इसके आगे मेंशन कर लो स्पेशली कि ये एक आईएएस ऑफिसर है, मतलब सीसीएस ऑफिसर है, ना कि एक आईपीएस है, ठीक है ना। तो ही इज एन आईएएस ऑफिसर, नॉट आईपीएस, क्योंकि पुलिस है तो कभी रिलेट कर लो आईपीएस से, नहीं अभी तक नहीं है, कोई भी आईपीएस का सिस्टम नहीं है, आईएएस ऑफिसर। ये टॉप पे होगा, इसके अंडर कौन से आएंगे, जमींदार आएंगे, और जमींदार मतलब वही विलेज वॉचमैन, जमींदार उनको हायर कर लेते थे तो इसके अंडर आएंगे, ठीक है। जमींदार, ऐसे बोल दो कि विद पुलिस ड्यूटीज, विद पुलिस ड्यूटीज एज बिफोर, तो मतलब विलेज वॉचमैन वाला सिस्टम विल बी स्टिल देयर, बिकॉज जमींदार खुद पुलिस थोड़ी है, वो हायर कर लेता था लोगों को, है ना। तो सबसे ऊपर फौजदार को हटा दिया गया, नाउ देयर इज इंग्लिश मजिस्ट्रेट विद द जमींदार, एंड जमींदार कैसे, जैसे पहले पुलिस ड्यूटीज होती थी कि वो विलेज वॉचमैन को हायर कर लेता था, द सिस्टम इज स्टिल देयर, ठीक है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस थिंग, व्हाट इज द इम्पैक्ट, इस चीज को मतलब अपने लैंग्वेज में लिखते चलो आप, क्योंकि इसके लिए अलग से लिखेंगे टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखो इसका इम्पैक्ट देखो हुआ क्या, इनको लगा कि ये चीजें आप ठीक कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, जो यूरोपियन मजिस्ट्रेट हैं गिनती में वो बहुत कम होंगे, सोचो कितने यूरोपियन मजिस्ट्रेट बना दोगे आप, कुछ गिने चुने लोग होंगे, यही तो बात होगी। तो इससे आप लिख लो कि यूरोपियन मजिस्ट्रेट्स वर लेस, ये ऑब्वियस सी बात है। हुँ? जिसकी वजह से क्या होगा, इट विल लीड टू इम्प्रॉपर सुपरविजन, भाई दिस गाय सुपरवाइजिंग, बहुत सारे जमींदार से कितनों को सुपरवाइज कर लोगे, यू आर लिमिटेड, ठीक। तो देर इज इम्प्रॉपर सुपरविजन, और इम्प्रॉपर सुपरविजन का रीजन क्या होगा, अच्छा देखो दे आर लेस, तो आई कैन से इम्प्रॉपर सुपरविजन, अब इसकी वजह से क्या होगा, जमींदार बेलगाम हो जाएंगे, एट्रोसिटीज बाय द जमींदार इट विल इंक्रीज डे बाय डे, और जालिम होते जाएंगे, उनको क्या ही पता चलेगा भाई, क्या पता चलेगा कि भाई अगर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर भाई 1000 जमींदार हैं, उनमें से 2-4 लोगों को मार काट रहे हैं, क्या पता चलेगा उसको, है ना। तो दिस इज द थिंग, किया तो अच्छे के लिए था, उल्टा हो गया, आकाश नहीं समझ आया। तो देखो हुआ क्या कि जब यूरोपियन मजिस्ट्रेट कम है, जमींदार बहुत ज़्यादा है, सबको तो एक साथ सुपरवाइज कर नहीं पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो फिर जमींदार जालिम होना शुरू करेंगे, भाई किसी को मान लो तुमसे 100 रुपया मांगते थे, कल को तुम्हारे घर पे पुलिस लेकर पहुंच गए, बोलो 200 रुपया दो, नहीं तो ज़मीन दो, ठीक। क्या कर लेगा ये डीसी, सॉरी ये मजिस्ट्रेट, बिकॉज देर आर सो मेनी जमींदार्स आर देयर एंड मजिस्ट्रेट्स आर लिमिटेड, कुछ गिने चुने हैं पूरे बंगाल में, या फिर उस रीजन में मान लो 10-15 हो रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये सिस्टम चला नहीं, देन कम्स कॉर्नवालिस, अब देखो उसका सिस्टम देखो, कॉर्नवालिस सिस्टम ऑफ 1793, ठीक है, कॉर्नवालिस सिस्टम ऑफ 1993। इस सिस्टम को एक और नाम से जान सकते हैं हम, AKA, याद रखने के लिए मतलब मैं से लिख रहा हूँ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दारोगा सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे दारोगा साहब आएंगे, दारोगा सिस्टम, ठीक है, याद रखने के लिए, क्योंकि ये सिस्टम में बेसिकली दारोगा इज इंट्रोड्यूस्ड।
तो अच्छा, कॉर्नवालिस इसने क्या किया, इसने बोला कि भाई देखो अथॉरिटेरियन काइंड ऑफ थिंग, इसने बोला कि जो जमींदार हैं तुमने इनको पुलिस ड्यूटीज देकर के गलत कर दिया। जमींदार सर व्हाट, दे आर बिजनेसमैन, जमींदार दे आर बिजनेसमैन, ये तो प्योर बिजनेसमैन है, तुमने इनको पुलिस ड्यूटीज क्यों दे दी, तुमने गलत कर दिया। तो एक काम करो, पहले तो इनसे पुलिस ड्यूटीज हटाओ। तो पुलिस ड्यूटीज वर टेकन फ्रॉम द जमींदार्स, जमींदार्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द पुलिस ड्यूटीज, क्लियर है। फिर ही मेड अ सिस्टम, नाउ थानाज आर देयर, तो इसने थाने इस्टेब्लिश किए। तो थानाज आर एस्टेब्लिश्ड बाय हु, कॉर्नवालिस, ठीक है, थाने बनाए, ठीक है। तो अच्छा, थाने क्या होते थे कि मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में कई हो सकते थे, मेनी पर डिस्ट्रिक्ट, है ना, ऐसा नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही थाना होगा, मेनी पर डिस्ट्रिक्ट। व्हाट वाज द एरिया, तो द एरिया वाज 30 स्क्वायर माइल्स, 30 माइल्स स्क्वायर, स्क्वायर माइल्स कुछ भी लिखो जो भी है। तो पर 30 माइल्स स्क्वायर एक थाना होगा, हर 30 माइल स्क्वायर मतलब 30 टाइम्स 1.6 टाइम्स 1.6, यही होगा ना, ऐसे ही होगा ना। तो किसी को कैलकुलेट करने का शौक हो किलोमीटर में कर लेना, ठीक है, तो पता चल जाएगा माइल स्क्वायर। तो इतने डिस्टेंस पे एक एक थाना होगा, जो मतलब जो भी बेसिकली डिस्ट्रिक्ट बड़ा होगा उसमें ज़्यादा थाने आ जाएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट छोटा होगा उसमें कम थाना आएंगे, बट हाँ मोर देन वन होंगे, क्लियर है। अब हर एक थाना किसके अंडर होगा, ईच थाना विल बी अंडर, देखो इस गाय के, है ना, ठीक है, ईच थाना अंडर दारोगा। दारोगा इज नथिंग बट, देखो इसीलिए जो एसआई होता है सब इंस्पेक्टर, तो दरोगा बोलते हैं कई बार, क्योंकि यही दरोगा की पोस्ट आगे चल के सब इंस्पेक्टर इसको रिप्लेस कर देगा। तो मोर और लेस दोनों पोस्ट लगभग सेम है, क्योंकि ही इज एसआई इज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, एक पुलिस स्टेशन होता है बाजीराव सिंघम। तो दिस इज द थिंग, तो इंचार्ज कौन होगा उस पुलिस स्टेशन का, दरोगा होगा, ठीक है। और ये अपॉइंटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। तो दरोगा अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट एंड सुपरवाइज बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम। अगेन डीएम इज आईएएस ऑफिसर नॉट आईपीएस ऑफिसर। तो ये कन्फ्लिक्ट पुराना है, समझ रहे हो, ये ऑर्डर्स देगा पुलिस वाले को, आईपीएस का भी सीन आएगा, तो ये कन्फ्लिक्ट उसी टाइम से चलता आ रहा है। तो दिस इज द थिंग, आईएएस आईपीएस में कभी नहीं बनती है। अब भी अगर पोस्टेड हो गया एज आईपीएस, कभी भी कोई आईपीएस पे पोस्टेड बंदा हो जाकर के उससे पूछ लेना कि उसने फिर से अटेम्प्ट ना दिए हो आईएएस बनने के लिए, नहीं सह सकता कोई भाई। हाँ हाँ, बहुत, वो क्लैश होगा भाई, आपने सेम पढ़ाई पढ़ी, साथ में ट्रेनिंग की, सब कुछ सेम है, हाउ कैन यू गिव मी ऑर्डर्स, भाई हाउ आर यू सुपीरियर देन मी, कन्फ्लिक्ट ऑफ ये होगा, बात बिल्कुल कन्फ्लिक्ट होगा, इसीलिए कोई भी आईपीएस पोस्ट मिलती है। अच्छा, कभी भी आप किसी भी पोस्ट से खुश नहीं होते, अगर आईएएस भी बन गए तो आपको सेक्रेटरी बनना है, चीफ सेक्रेटरी बनना है। सपोज इफ यू आर कि मतलब तुम कहीं से एमएलए बन गए तो तुम्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनना है, वो बन गए तुम्हें सीएम बनना है, सीएम बनना है तो फिर ये चिंता है अगला चुनाव जीतूं ना जीतूं, मौका मिला तो प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, कभी खुश नहीं होते इन चीज़ों में। तो दिस इज द थिंग, एक बार लगता है कि आईएएस बन जाऊं, फिर शौक लगेगा सेक्रेटरी बन जाऊं, सेक्रेटरी फिर चीफ सेक्रेटरी बन जाऊं, ठीक है, ऐसे ये लगा रहेगा, ये कभी नहीं रुकने वाली चीज़ है ये। जमींदार को हटा दिया, ठीक, सिर्फ उनके पास ज़मीनें हैं, रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करो, उस पर खेती कराओ, बढ़िया है ना, अफीम की खेती कराओ, पैसा कमाओ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और पुलिस ड्यूटीज उनसे ले ली गई, अब ठीक है ना, हाँ सिर्फ दे आर बिजनेसमैन, प्योर बिजनेसमैन, कि उनके पास ज़मीनें हैं, उससे जो भी आपका प्रॉफिट वगैरह बनाना बनाओ। ईच थाना विल बी अंडर दरोगा। अब देखो ये अच्छा सिस्टम है, अब देखो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। दरोगाज आर देयर, अब इनके पास से पुलिस ड्यूटीज चली गई, अब इनको मान लो किसी से रेवेन्यू वसूलना, आप क्या करेंगे बेचारे, पुलिस ड्यूटीज तो है नहीं, सोचो सोचो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे हैं, फिर क्या बोलेंगे। एग्जैक्टली, दे स्टार्टेड ब्राइबिंग दरोगाज, मैं खुद नहीं जा सकता तो मैं तुम्हें घूस दे दूंगा, तो यहाँ से स्टार्टिंग ऑफ घूस इज देयर, ठीक है।
So they started bribing darogas and there is a nexus of जमींदार and darogas. ये दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे। हाँ भाई, मेरे पास लाख रुपए आ रहा है, 10,000 तुम लो। कितनी सैलरी मिली तुम्हें? क्या कितनी सैलरी मिली? कहे कि साहब 1,000 रुपये महीने की, 10,000 दूंगा तुम्हें एक दिन का, चलो तुम मेरे साथ चलो। तो बेसिकली हुआ क्या, इसका आउटकम अगर मैं इम्पैक्ट लिखूंगा इसका, व्हाट इज द इम्पैक्ट? जमींदार स्टार्टेड ब्राइबिंग दरोगास, so there is a nexus of zamindars and darogas which will lead to a lot of corruption. तो वहां पे जमींदार देखो एट्रोसिटी बढ़ रही थी, यहाँ पे भी कुछ बदला नहीं। यहाँ पे जमींदार बुरे बन रहे थे इससे पहले, कम से कम यहाँ पे जमींदार सब अच्छी इमेज के साथ, दरोगा खराब है। सोच के देखो, जमींदार तो अच्छे बन जाएंगे ना, दरोगा भेजेंगे, जात दरोगा मार। तो दिस इज द थिंग, है ना। अच्छा, दरोगा के लिए थानेदार वर्ड भी यूज हो जाए तो परेशान मत होना, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। संजय दत्त की पिक्चर है थानेदार, ठीक है। तो मतलब इन चीज़ों की पावर। अच्छा, एक चीज़ डिफरेंस देखो, जैसे इन दरोगा, थानेदार, डीएम, आईपीएस, इनकी पावर सबको गांव में ही दिखेंगी। जनरली यूपी, बिहार या फिर अगर आप हरियाणा के रूरल एरिया से हो तो ही आपको इनकी पावर दिखेंगी। कोई दिल्ली का पर्सन होगा, उनके लिए ये लोग नॉर्मल हैं। सही बता रहा हूँ, जितनी भौकाल गाँव में है, सोचो तुम दिल्ली चले जाओ, लिटरली बता रहा हूँ, एक आईएएस ऑफिसर पर कोई टूटी सी जिप्सी लेकर घूम रहा होगा, तुम्हें लगेगा कोई ऐसे सर्वेंट वर्वेंट होगा, सरकारी स्कूल में टीचर होगा। गांव में आते तो पता चलता कि हाँ आ रहा है कोई। सो दिस इज द थिंग। तो कोई भी दिल्ली वगैरह का होगा, उसके लिए ये पोस्ट बहुत बड़ी बात नहीं है, इसीलिए दिल्ली के तैयारी में कम लोग आपको मिलेंगे। इट्स ऑब्वियस ना। कोई बहुत बड़े शहर में रह रहा, मुंबई वगैरह में, तो मुझे लगता है इनकी वैल्यू और खत्म होगी, पता ही नहीं चलता कि भाई कौन हो तुम, है ना। ढोल पिक्चर देखी किसी ने? हैं? उसमें एक डायलॉग कहता, तू कौन है रे, याद है? जब से मुंह आता है, ढोल कहाँ है ढोल, कहता तू कौन है रे राजपाल यादव। तो बस वही बात है कि वहां भी यही हाल होगा कि तू कौन है रे। तो वहां पे ये इनकी पावर्स और कम है। सो देर इज अ, अच्छा एक चीज देखना, दरोगा एंड जमींदार्स का नेक्सस हो गया। देन व्हाट कॉर्नवालिस सेड, इट इज रिटन इन अ लेटर। कॉर्नवालिस सेड कि भाई पता है मैंने सिस्टम अच्छा बनाया, तुम इंडियन से करप्ट हो, इंडियंस आर करप्ट, मैं कुछ कर लूं तुम लोग खराब हो, इसीलिए ये सिस्टम ऐसा हो गया, ठीक है। सो इट इज सेड बाय कॉर्नवालिस। कभी कोट कर सकते हो आप इस चीज को कि किस मानसिकता के वो थे। तुम्हारा सिस्टम फेल हो रहा है तो यू आर ब्लेमिंग अस। तो ही सेड कि इंडियंस आर करप्ट, इट इज इन देयर ब्लड। तो आवर सिस्टम इज गुड बट इंडियंस आर करप्ट, इट इज इन देयर ब्लड, दिस इज द थिंग ही सेड। तो ठीक है, खैर भाड़ में जाए, चला ही गया खैर बहुत टाइम पहले। Okay, the same system was applied in Madras by 1802. ये पूरा सिस्टम was applied in Madras by 1802. 1802 में सेम सिस्टम was applied in Madras. सोचिए देखो, कोई टाइम मशीन बन जाए, जो जालिम लोग थे गवर्नर्स, आप उसके टाइम में पहुंच जाओ, बताओ क्या करोगे आकाश? एकाएक से टाइम मशीन मिल जाए, तुम किसी डलहौजी के टाइम पे पहुंच जाओ, मानो एग्जांपल जनरल डायर के टाइम पे पहुंच जाओ, हैं? उल्टा भी हो सकता है, जलियाला बाग में तुम्हारा भी नाम लिखा हो। आकाश वाज देयर। ये ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो ऐसा कुछ अगर सिस्टम इन्वेंट हो तो उसके साथ एक और कंडीशन होनी चाहिए। जैसे मेरा बहुत मन होता है, मान लो आज हो जाए, पहुंच जाए रंगीला के टाइम पे, मोहम्मद शाह रंगीला डांस वांस देखता रहेगा, लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए वहां, वी कैन नॉट डाई देयर, वी कैन डाई इन प्रेजेंट। अगर ये कंडीशन और ऐड हो जाए, समझ रहे हो कि नहीं क्या बोला मैंने? टाइम में पीछे तो पहुंच गए, मुगल्स के टाइम पे किसी बात हम मर नहीं सकते, ठीक है। बस ये सिस्टम हो, फिर देखो इतिहास बदल जाए, ठीक है। अकबर के साथ बैठो बढ़िया। ओके। मद्रास में अप्लाई हुआ, पॉइंट लिखो अब जरा, नेगेटिव इंपैक्ट्स। इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हुए मद्रास में? नेगेटिव इंपैक्ट्स, पहला पॉइंट, अबॉलिशमेंट ऑफ कॉर्नवालिस सिस्टम, अबॉलिशमेंट ऑफ कॉर्नवालिस सिस्टम स्लैश दरोगा सिस्टम। जैसे ये रूल अप्लाई हुआ ना, थोड़े टाइम में ये फेल हो गया, इसका अबॉलिशमेंट हो गया। तो सबसे पहले कॉर्नवालिस सिस्टम फेल हुआ मद्रास में, ठीक है, पहला नेगेटिव पॉइंट। सेकंड इज
concentration of police, comma revenue एंड मजिस्ट्रेशियल पावर्स टू डीसी, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये तीनों पावर्स एक ही पर्सन के पास आ गई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पुलिस, रेवेन्यू एंड मजिस्ट्रेशियल पावर्स टू डीसी, डीसी मतलब यूरोपियन डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है ना। अब ये निगेटिव क्यों है? क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पुलिस पावर्स मिल गई, इसका मतलब उसके सबऑर्डिनेट्स को भी पुलिस पावर मिलेंगी। एंड हु इज द सबऑर्डिनेट? मिरासीदार्स। इनडायरेक्टली मिरासीदार्स आर बिकमिंग पावरफुल। यही तो काम हो रहा है, विच विल लीड टू मोर ऑपरेशन ऑफ पेजेंट्स। इसको अपने समझ से ब्रैकेट में लिख लो कि इफ यूरोपियन डीसी इज गेटिंग पुलिस पावर्स, इट मीन्स दियर सबऑर्डिनेट्स आर गेटिंग पुलिस पावर्स। एंड हु आर द सबऑर्डिनेट्स? मिरासीदार्स आर द सबऑर्डिनेट्स, विच इज ऑलरेडी पावरफुल एंड दे आर गेटिंग मोर पावर। यही काम हो रहा है। संदीप समझ आया कि नहीं? समझ आया ना। मिरासीदार्स को और पावर मिल गई। सोचो, मिरासीदार्स के पास रेवेन्यू पावर्स थी, जमीनें खरीद खरीद के अमीर बने ही हैं, पुलिस पावर्स भी आपने उनको दे दी। एंड नाउ दे विल बिकम मोर ऑपरेसिव। ठीक है। एंड इसका आउटकम क्या होगा, बस वो लिख लेना। इट विल लीड टू मद्रास टॉर्चर कमीशन। बना था, पहले भी बताया है मैंने, ठीक है। मद्रास टॉर्चर कमीशन 1855। इतना परेशान किया इन लोगों ने कि एक टॉर्चर कमीशन बनाना पड़ गया बाई 1855, ठीक है। तो दीज थिंग्स लेड टू मद्रास टॉर्चर कमीशन 1855। तो देखो, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। मिरासीदार्स इतने पावरफुल होते जा रहे दिन ब दिन कि किसानों को जीना हराम कर दिया। तो एक टॉर्चर कमीशन बनाना पड़ गया बिकॉज देयर आर फ्रीक्वेंट पीजेंट रिवोल्ट्स। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? टाइम है अभी? कुछ समय, बहुत समय है। ओके चलो, एक पॉइंट और समझ लो, उसके बाद यार ये पॉइंट थोड़ा बड़ा है, चलो कोई नहीं, रुकते हैं आज। यहाँ बेसिकली समझाना ये था कि एक आयरिश सिस्टम लेकर आएंगे लोग। तो हुआ क्या था, आयरलैंड वाज वन ऑफ द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन। वहाँ पे रिवोल्ट हुआ तो इन्होंने एक सिस्टम वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से वो उस रिवोल्ट को सप्रेस कर पाए, एक पुलिस सिस्टम। वही सेम पुलिस सिस्टम दे आर अप्लाइंग इन इंडिया। वो सिस्टम क्या है, यहाँ पे बेसिकली एक आईजी आ जाएगा जो कि सबका हेड होगा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एक आईजी का सिस्टम आ जाएगा। अभी भी आईजी विल बी अगेन आईएएस ऑफिसर, नॉट आईपीएस ऑफिसर, ठीक है। अरे उस टाइम के कंपैरिजन में, ठीक है, टीसीएस, ठीक है। हाँ, आज के टाइम पे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, यहाँ रुकते हैं। हिस्ट्री कहाँ तक करने वाले मतलब? हाँ बिल्कुल। नहीं करना है क्या? छोड़ सकता हूँ, बताओ मुझे, आज बोलो, आज रुकवा दूँ, ठीक है। ठीक है, दैट्स एंड ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है। हाँ, फ्री तक खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब खत्म हो जाएगा, कोशिश करेंगे, ठीक है। इसकी गारंटी मैं नहीं। ठीक है, ऑनलाइन वालों जा सकते हो आप भी।